बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। उसी रात खाना खाने के बाद शीतल और राधिका दोनों जब ख्वाबगाह में बैठी तब कुछ देर खामोशी रही। फिर राधिका चंद लम्हों तक शीतल की तरफ देखती रही। उसके बाद उसे मुखातिब करके कहने लगी, शीतल, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। शीतल मुस्कुराई और कहने लगी, जिस वक्त मेरी तुम्हारी मुलाकात मंदिर के सामने हुई थी उसी वक्त मैंने तुम्हें बहन कहकर पुकारा था। बहन की हैसियत से तुम जो भी कहोगी मैं बुरा नहीं मानूंगी। राधिका मुस्कुराई, फिर कहने लगी, ये तो मैं जानती हूं तुम औगर खान से मोहब्बत करती हो। क्या मैं पूछ सकती हूं कि औगर खान ने तुम्हें चाहने की इब्तिदा की थी या मोहब्बत और चाहत का इजहार तुम्हारी तरफ से हुआ था? यह इजहार मेरी तरफ से हुआ था, शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा। जहां तक औगर खान का ताल्लुक है, उन्होंने आज तक अपनी जबान या अपने अल्फाज में मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया। तो क्या मैं ये समझूं या जानूं कि मोहब्बत यकतरफा है? गौर से शीतल की तरफ देखते हुए राधिका कह उठी थी, नहीं, यकतरफा नहीं है। अब वो भी मुझे पसंद करने लगे हैं। गो कभी उन्होंने अल्फाज में अपनी पसंद और चाहत का इजहार नहीं किया, लेकिन जब वो पुणे आए थे और यहाँ से रुखसत होने लगे थे तब उनके चेहरे के तासुरात बताते थे कि मैं उनकी पसंद हूँ। इसके अलावा मेरे पिताजी ने साफ कह दिया था कि मैं अपने माँ बाप के यहाँ औगर खान की अमानत हूँ। शीतल की उस गुफ्तगू के जवाब में राधिका फिर कुछ देर तक खामोश रहकर सोचती रही। उसके बाद बोल उठी, क्या मोहब्बत करने और चाहने के लिए तुम्हें कोई अपने धर्म का जवान नहीं मिला था? चौंकने के अंदाज में शीतल ने राधिका की तरफ देखा, फिर हैरत का इजहार करते हुए कहने लगी, राधिका, खुलकर कहो, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। राधिका ने कंधे उचकाए, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं ऐसी मोहब्बत और ऐसी शादियों के सख्त खिलाफ हूं जहां हिंदू लड़कियां मुसलमान नौजवानों के साथ ब्याह दी जाएं। धर्म दीन का कुछ तो फर्क होना चाहिए। इसलिए कि राधिका अपनी बात मुकम्मल न कर सकी, इसलिए कि शीतल उसकी गुफ्तगू का जवाब देते हुए बोल उठी थी, राधिका, लगता है तुमने अपनी जिंदगी में अभी तक किसी से मोहब्बत नहीं की। अगर ऐसा किया होता तो जो एतराज तुम खड़ा कर रही हो वो हरगिज ना करती। देखो मेरी बहन, मोहब्बत और चाहत दीन धर्म ऊंच नीच, इमारत गुर्बत, खूबसूरती बदसूरती और गिरोहियों तबकाती फर्क और तफरीक को रोनती हुई निकल जाती है। मेरी बहन, जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो वो मोहब्बत इन पाबंदियों, इन कयूद से मावरा हो जाती है। यहां तक कहने के बाद शीतल रुकी, गौर से राधिका की तरफ देखा, फिर कहने लगे, राधिका, तुमने जो पूछना चाहा पूछ लिया। एक बहन की हैसियत से मैंने तुम्हें पूछने की इजाजत भी दे दी। अब अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात मैं भी तुमसे पूछूं। राधिका मुस्कुराई, कहने लगी, जो चाहे पूछो। इसलिए कि ना मैंने आज तक किसी को चाहा है ना किसी को पसंद किया है। हाँ, अगर किसी को चाहूंगी, किसी को पसंद करूंगी, किसी को अपने जीवन का साथी बनाना चाहूंगी तो मेरी उस मोहब्बत और चाहत और मेरे उस प्रेम का मरकज कोई हिंदू नौजवान ही होगा। राधिका के उन अल्फाज पर शीतल मुस्कुराई। उसके बाद वो दोबारा बोल उठी, राधिका, जो कुछ तुमने कहा है फिलहाल तो वो दुरुस्त है, इसलिए कि तुम अमली तौर पर इस झंझट में नहीं पड़ी। लेकिन मैं तुमसे ये पूछती हूँ कि अगर तुम दीन धर्म ऊंच नीच आला व कम जात पर इतना ही एतकाद रखती हो तो फिर जब संत तुम्हारे पीछे पड़ गया है, इसके खिलाफ तुम मदद हासिल करने के लिए किसी हिंदू नौजवान या सिपह सलार के पास क्यों नहीं गई? संत के खिलाफ पनाह हासिल करने और उसे इंतकाम लेने के लिए आखिर तुमने मुसलमान सिपह सलार औगर खान का इंतखाब ही क्यों किया? शीतल के उस सवाल पर राधिका दंग रह गई थी। कुछ देर तक वो ताज्जुब खेज अंदाज में शीतल की तरफ देखती रही, फिर चौंक जाने वाले अंदाज में शीतल को मुखातिब करते हुए कहने लगी, शीतल, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस किस्म का सवाल पूछ बैठोगी। जो सवाल तुमने किया है फिलहाल तो वाकई मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं। साथ में ये भी तस्लीम करती हूँ कि संत के खिलाफ मदद हासिल करने के लिए मेरे सामने इस वक्त कोई हिंदू नौजवान नहीं। मेरी और मेरे भाई की निगाहों का मरकज इस वक्त वाकई औगर खान ही है। बहरहाल तुमने बड़ा चुभता हुआ सवाल किया है और फिलहाल मेरे पास इसका जवाब नहीं। इस मौजू पर मैं सोचूंगी जरूर। मैं आज थकावट के बायस नींद महसूस कर रही हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं बिस्तर पर दराज होने लगी हूँ। इस पर शीतल खुद भी बिस्तर पर दराज हो गई। दूसरी तरफ राधिका भी अपनी मसहरी पर लेटकर नींद से बगलगीर होने की कोशिश करने लगी थी। सूरत शहर में सिकंदर के यहाँ उसकी बेटी जरनिगार, बीवी सुल्ताना और हमसाए ताजिर कंबर खान की बीवी अजीमा खातून और उसका बेटा कामिल खान पांचों दीवान खाने में बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि इतने में कंबर खान सिकंदर की हवेली के दीवान खाने में दाखिल हुआ। दाखिल होते हुए उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी।
सब उसकी उस हालत का जायजा लेते रहे। फिर सिकंदर ने कंबर खान को मुखातिब किया, कंबर खान, मेरे भाई, तुम्हारी हालत से लगता है कि तुम कोई अच्छी बल्कि बहुत अच्छी खबर लेकर आए हो। तुम्हारे चेहरे पर फैला हुआ तबस्सुम इस बात की निशानदही कर रहा है। कंबर खान आगे बढ़कर सिकंदर के पहलू में बैठ गया और कहने लगा, तुम लोगों का अंदाजा दुरुस्त है, मैं वाकई एक बहुत अच्छी खबर लेकर आ रहा हूँ। खबर यह है कि पहले तो हम इस कोशिश में थे कि जाने रनमस्त खान ने कहाँ कयाम कर रखा है ताकि उससे मुलाकात कर सकें। अब कुदरत हालात को खुद ब खुद ही हमारे हक में कर रही है। रनमस्त खान का खालाजाद ओगर खान दक्कन के इलाकों से निकलकर एकदम किसी मुहिम के सिलसिले में अजमेर की तरफ गया था। अब खबर आई है कि ओगर खान अपने लश्कर के साथ सूरत का रुख कर रहा है। वो चंद रोज सूरत शहर के बाहर अपने लश्कर के साथ कयाम करेगा। उसके बाद कुछ सामान राजा जयसिंह को पहुंचाने के लिए वो पूना जाएगा। यह भी सुना गया है कि ओगर खान ने कुछ कासिद अपने खालाजाद रनमस्त की तरफ भिजवाए हैं और उसे ये पैगाम दिया है कि वो भी सूरत पहुंचे। साथ ही औरंगजेब आलमगीर के मुखबिरों के जरिए ये खबरें भी गश्त कर रही हैं कि ओगर खान आपके पास आएगा, चूंकि जरनिगार ने ऐलान किया था कि जो शिवाजी को कत्ल करेगा उससे वो शादी कर लेगी। लिहाजा मेरे ख्याल में ओगर खान जरनिगार और रनमस्त की शादी के सिलसिले में ही आपसे बात करेगा। कंबर खान जब खामोश हुआ तब बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए सिकंदर कहने लगा, अगर हालात ऐसा मोड़ खा गए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है। हमें खुद जाकर सूरत हाल से रनमस्त को आगाह नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये सारा मामला ओगर खान अपने भाई रनमस्त के लिए खुद ही हल कर लेगा। उस मौके पर जरनिगार और उसकी माँ सुल्ताना के चेहरे पर भी दूर दूर तक खुशियां और मुस्कुराहटें खेल रही थी। सिकंदर ने फिर कंबर खान को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, भाई, ये खबर सुनाकर यकीनन तुमने हमारे दामन को खुशियों से भर दिया है। अब मैं बड़ी बेचैनी से ओगर और रनमस्त खान का इंतजार करूंगा। इसी खुशी में आओ सब इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। इस पर सब उठकर दूसरे कमरे में गए। सुल्ताना, अजीमा खातून और जरनिगार ने वहां खाने के बर्तन लगाए और सब इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगे थे। इस वाक़े के चंद दिन बाद एक रोज जबकि सिकंदर, उसकी बीवी सुल्ताना और बेटी जरनिगार तीनों अपनी हवेली में मौजूद थे कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। दस्तक सुनने के बाद सिकंदर, सुल्ताना और जरनिगार तीनों हवेली के सहन में निकल आए थे। सिकंदर आगे बढ़ा, उसने दरवाजा खोला। दरवाजे पर उस वक्त कंबर खान और उसका बेटा कामिल खान और बेटी अजीमा खातून खड़े थे। सिकंदर खान दरवाजा खोलकर एक तरफ हट गया। वो चाहता था कि वो तीनों अंदर आए, लेकिन तीनों बाहर ही खड़े रहे। इतनी देर तक सुल्ताना और जरनिगार भी सिकंदर के करीब आकर खड़ी हो गई थी। उस मौके पर सिकंदर ने कंबर खान को मुखातिब किया, भाई क्या बात है, आप अंदर आए ना। आप खुद भी नहीं अंदर आ रहे और अजीमा खातून और कामिल खान को भी नहीं अंदर आने दे रहे, क्या बात है। उस मौके पर कंबर खान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर सिकंदर को मुखातिब करके कहने लगा, भाई, हम घर के 3 अफराद हैं और तीनों ही आप तीनों के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं। कंबर के उन अल्फाज पर सिकंदर, सुल्ताना और जरनिगार मुस्कुराने लगे थे कि इस पर सिकंदर ने तजस्सुस भरे अंदाज में उसकी तरफ देखा। फिर कहने लगा, अगर तुम्हारे पास हमारे लिए कोई अच्छी खबर है तो जिसने तुम्हें यह खबर सुनाई है, क्या उसने ये भी ताकीद की थी कि हमें यह खबर हवेली के सदर दरवाजे से बाहर ही खड़े होकर सुनाना और अंदर दाखिल होने की कोशिश न करना। सिकंदर के उन अल्फाज पर जहां कंबर खान, कामिल खान और अजीमा खातून मुस्कुरा दिए थे, वहां सुल्ताना और जरनिगार भी हंसती थी। यहाँ तक कि कंबर खान ने फिर सिकंदर को मुखातिब किया, भाई, मेरे साथ 2 इंतहाई मोअज़्ज़ज़ किस्म के मेहमान भी हैं, अगर आप इजाजत दे तो मैं उन्हें अंदर लेकर आऊं। कंबर खान के उन अल्फाज पर सिकंदर चौंका था। सुल्ताना और जरनिगार भी तजस्सुस भरे अंदाज में कंबर खान की तरफ देखने लगी थी। यहाँ तक कि कंबर खान फिर बोल उठा, देखो, तुम तीनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ मेहमानों की आमद का सुनकर तीनों के चेहरों पर तजस्सुस फैल गया है। मैं तुम तीनों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। मेरे साथ इस वक्त मोहतरम ओगर खान और रनमस्त खान है। ओगर खान और रनमस्त खान का नाम सुनकर सिकंदर, जरनिगार और सुल्ताना की खुशी और तमानियत की कोई इंतहा न थी। तीनों के चेहरों पर खुशियां बिखर गई थी। फिर सिकंदर फौरन हरकत में आया, हवेली से बाहर निकला। जब उसने देखा तो कंबर खान, कामिल खान, अजीमा खातून के पीछे ओगर खान और रनमस्त खान दोनों भाई खड़े थे। सिकंदर आगे बढ़ा, पहले उन दोनों से अपना तारुफ कराया, फिर उन दोनों को बड़े पुरजोश अंदाज में गले लगा लिया। दोनों को अपने साथ लिपटाकर हवेली में दाखिल हुआ। जब वो हवेली के सहन में आए तब झिझकते हुए जरनिगार और सुल्ताना दोनों माँ बेटी ने उन्हें सलाम किया था। इतनी देर तक कंबर खान, कामिल खान और अजीमा खातून भी हवेली में दाखिल होने के बाद हवेली का सदर दरवाजा बंद कर चुके थे। फिर सब जाकर दीवान खाने में बैठ गए थे। दीवान खाने में बैठने के बाद सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज सिकंदर ने किया था। ओगर खान और रनमस्त खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं आप दोनों को अपनी हवेली में खुश आमदीद कहता हूँ। यकीनन मुझे और मेरे अहले खाना को आपकी आमद का इंतहा दर्जे का इंतजार था, इसलिए कि हमें खबर हो चुकी थी कि आप दोनों भाई सूरत में इकट्ठे होना चाहते हैं और फिर हमारे यहाँ भी आएंगे।
اس کے بعد اس نے اوغر خان اور رنمست خان سے سلطانہ اور زرنگار کا بھی تعارف کرا دیا تھا۔ اس کے بعد کمبر خان کی طرف دیکھتے ہوئے سکندر کہنے لگا تھا، بھائی آپ نے ہمارے ساتھ ایک ظلم کیا، آپ حویلی کے دروازے پر کھڑے رہے اور ہمارے معزز مہمانوں کو آپ نے اپنے پیچھے حویلی کے دروازے سے باہر ہی کھڑا کیے رکھا، یہ کیا سوچیں گے؟ سکندر خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس موقع پر اوغر خان بول اٹھا، سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ فکر مند نہ ہو، ہم کچھ نہیں سوچیں گے۔ دراصل میں گزشتہ شب اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سورت پہنچا تھا اور اس کے تھوڑی دیر بعد میرا بھائی رنمست بھی یہاں پہنچ گیا تھا۔ میں نے اسے یہاں آنے کے لیے کہا تھا۔ آج ہم شہر میں داخل ہوئے، بازار سے گزرتے ہوئے ہم نے آپ کا پوچھا۔ وہ جس سے ہم نے پوچھا اس نے محترم کمبر خان کی دکان کی نشاندہی کر دی اور ساتھ ہی یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ آپ کے ہمسائے ہیں، لہٰذا میں اور رنمست خان ان کے پاس گئے۔ ان کی مہربانی یہ اسی وقت ہمارے ساتھ ہو لیے۔ ہماری آمد پر جو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پہلے ہی ہمیں اپنی حویلی میں لے کر گئے، وہاں ہمارے گھوڑے بندوائے، ہماری خاطر مدارت بھی کی، اس کے بعد آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، اس لیے نہ ہمیں نہ آپ کو ان سے کوئی شکوہ ہونا چاہیے۔ اوغر خان جب خاموش ہوا تب بڑی تیزی سے سکندر خان کہنے لگا، پہلے کوئی شکوہ نہیں تھا لیکن اب تو ہے، خاطر مدارت تو ہمیں کرنی چاہیے تھی، اس میں پہل کمبر خان نے کیسے کر لی؟ سکندر کے خاموش ہونے پر کمبر خان کی بیوی عظیمہ خاتون بول اٹھی، بھائی کیا آپ اور ہم میں فرق ہے؟ اس موقع پر سکندر نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا، کہنے لگا، میری بہن، یہ جملہ کہہ کر آپ نے سارا معاملہ ہی ختم کر دیا ہے۔ اس موقع پر اوغر خان نے سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اگر آپ برا نہ مانے تو جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس پر گفتگو کروں، اس لیے کہ ہم دونوں بھائیوں کا قیام یہاں صرف آج کے دن کے لیے ہے۔ آج مغرب کی نماز کے بعد میں پونا کی طرف کوچ کر جاؤں گا، رنمست خان بیجاپور کی سرحدوں کا رخ کرے گا۔ میں نے آپ کی بیٹی کا ایک اعلان سنا تھا اور اسی اعلان کی روشنی میں آج اپنے بھائی رنمست کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں، یہاں تک کہتے کہتے اوغر خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سکندر خان ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہنے لگا، بیٹے اب تم دونوں کی حیثیت ہمارے ہاں بیٹوں کی سی ہے۔ یقیناً میری بیٹی نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص بھی شیوا جی کی موت کا باعث بنے گا بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، میری بیٹی اس سے شادی کر لے گی۔ اب رنمست خان چونکہ اس کے قتل اور اس کی موت کا باعث بن چکا ہے، لہٰذا یہ میری بیٹی زرنگار کا حقدار ہے۔ میری بیٹی بھی اس وقت سامنے بیٹھی ہوئی ہے، رنمست خان بھی یہی ہے، لہٰذا ان کی موجودگی میں ان دونوں کے سامنے کہتا ہوں کہ اب رنمست خان ہی میری بیٹی کا حقدار ہے۔ سکندر خان جب رکا تب اوغر خان خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، جو بات میں کہنا چاہتا تھا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے خود ہی وہ بات کہہ دی ہے۔ میں مزید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دونوں خالہ زاد ہیں، ہم دونوں کے ماں باپ مر چکے ہیں، زندگی کا یہ حصہ ہم نے اپنی نانی کے ساتھ گزارا ہے، اس نے ایک ماں کی طرح ہم دونوں کی پرورش کی ہے۔ نانی کے علاوہ ہمارا کوئی عزیز و اقارب نہ ہی رشتہ دار ہے۔ میں رنمست خان سے چند دن بڑا ہوں، اس کی مہربانی کے چند دن چھوٹا ہونے کے باوجود یہ میرا ایسا ہی احترام کرتا ہے جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کا کرتا ہے۔ اس کا مجھ پر احسان ہے، اس کی مہربانی ہے، اس لیے کہ اوغر خان اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ ایک دم رنمست خان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، پھر دھیمے سے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی یہ آپ کیسے الفاظ ادا کر رہے ہیں؟ ایسا کر کے تو آپ مجھے گنہگار کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو میرا رشتہ ہے وہ انتہا درجے کا قابل احترام ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی سے صرف ایک لفظ ہی سیکھا ہو وہ اس کا استاد کہلائے گا اور باپ کی طرح عزت و احترام کا حقدار ہوگا۔ آپ بے شک مجھ سے چند دن بڑے ہیں، لیکن مجھ سے پہلے آپ نے گھر کی کفالت کا کام انجام دینا شروع کیا تھا۔ میرے اور نانی کے اخراجات آپ ہی نے برداشت کرنا شروع کیے تھے۔ میری تعلیم و تربیت پر جو کچھ خرچ ہوا وہ آپ نے برداشت کیا۔ پھر آپ یہ الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں کہ آپ میرے شکر گزار اور ممنون ہیں؟ شکر گزار اور ممنون تو میں ہوں آپ کا بھائی۔ اوغر خان نے اپنے منہ پر رکھا رنمست کا ہاتھ ہٹا دیا، پھر بڑے پیار میں اسے کہنے لگا، اب تم بھی آگے کچھ مت کہنا، میں جانتا ہوں تم مزید شکر گزاری کے الفاظ کہو گے، میں سننا نہیں چاہتا، بس چپ رہو۔ اب میں جو کام کرنے لگا ہوں اسے خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہو۔ پھر اوغر خان نے اپنے کندھے سے لٹکتی ہوئی چرمی خورجین اتاری، جس تسمے سے اس کا منہ بند تھا وہ تسمہ ڈھیلا کر کے خورجین کا منہ کھولا۔ خورجین میں جھانکتے ہوئے وہ کوئی چیز تلاش کرتا رہا، پھر اس نے سونے کی 2 انگوٹھیاں نکالی تھی۔ وہ انگوٹھیاں اس نے سکندر خان کو دکھاتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا، اجمیر شہر کے نواح میں مجھے زرنگار کے اس اعلان سے متعلق ہمارے ایک اطلاع گر نے خبر دی تھی۔ یہ خبر سننے کے بعد پہلے تو میں نے ایک قاصد رنمست خان کی طرف بھجوایا اور اسے یہ پیغام دیا کہ میں اجمیر سے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پونا کا رخ کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے سورت شہر کے نواح میں رکوں گا، لہٰذا یہ سورت شہر میں آ کر مجھ سے ملے۔
میں نے अजमेर के नवाज से ही इन 2 अंगुश्तियों का एहतमाम कर लिया था। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि इनमें से एक अंगुश्तरी मेरी बहन जरनिगार को पहना दी जाए, दूसरी मेरे भाई रनमस्त को। इस तरह मैं चाहता हूँ इनकी मंगनी हो जाए और इन दोनों को भी एहसास हो कि इन्हें एक दूसरे की जिंदगी का साथी बना दिया गया है। फिर जो ही हालात दुरुस्त होंगे मैं चाहूंगा कि इन दोनों की शादी का एहतमाम कर दिया जाए। हमें दक्कन के इन इलाकों में मेरे ख्याल में काफी अरसा रहना पड़ेगा। मरहट्टों, राजपूतों और बीजापुर वालों को अपने सामने जेर करके यहाँ अमन व अमान कायम करना वक्त तलब काम है। इस बिना पर अगर हालात कुछ दुरुस्त हुए और शुमाल की तरफ से कोई लश्कर इधर आया तो मैं अपनी नानी अम्मा को यहाँ बुलवा लूंगा। हमारे पास आगरा में छोटी सी एक हवेली है जिसके अंदर हम तीनों रहते हैं। मेरे पास कुछ रकम है। मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ ये दोनों मियाँ बीवी रहना चाहें वहाँ इनके लिए मकान खरीद कर इनकी रिहाइश का एहतमाम कर दूंगा। वहीं मैं नानी अम्मा को भी बुला लूंगा। इसके बाद इन दोनों की शादी का एहतमाम कर दिया जाएगा। औगर खान जब खामोश हुआ तब इस बार जरनिगार की माँ सुल्ताना उसे मुखातिब करके कहने लगी, बेटे तुम रनमस्त की शादी के लिए इस कदर एहतमाम कर रहे हो, इस कदर इंतजामात करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हो, लेकिन तुमने अपनी शादी से मुतालिक जिक्र नहीं किया। बेटे अगर तुम्हारी बात अभी तक कहीं तय नहीं हुई तो हम तुम्हारे लिए भी सूरत शहर में कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर सकते हैं। औगर खान जवाब में कुछ कहने ही लगा था कि उससे पहले ही रनमस्त खान बोल उठा, इनके लिए आपको रिश्ता तलाश करने की जरूरत नहीं है। पूना शहर में एक ऐसी लड़की है जो अपना सब कुछ इन पर निछावर कर चुकी है और इनसे बेपनाह मोहब्बत करती है। ये भी उसे पसंद करते हैं। रनमस्त खान की उन अल्फाज पर सुल्ताना और जरनिगार दोनों मुस्कुरा रही थी। उस मौके पर कंबर खान बोल उठा, रनमस्त खान बेटे हम भी तो जाने वो लड़की कौन है और कैसे उसकी मुलाकात औगर खान से हो गई। जवाब में रनमस्त खान मुस्कुराया, कहने लगा, वो लड़की पूना शहर के हाकिम राजा जय सिंह की बेटी शीतल है। जय सिंह पहले अपनी पत्नी दुर्गावती और बेटी शीतल के साथ दिल्ली में रहता था। दिल्ली के कयाम के दौरान ही शीतल भाई को पसंद करने लगी थी और मोहब्बत में पहल भी उसने की। भाई जी शुमाल मगरिब की मुहिम से फारिग होकर एक बार दिल्ली शहर में दाखिल हुए तो उसने न सिर्फ भाई का बेहतरीन स्वागत किया बल्कि उसी स्वागत और इस्तकबाल के दौरान उसने भाई से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया था। वो हमारी नानी अम्मा से भी मिल चुकी है। वो और उसकी माता दुर्गावती भी चंद दिन हमारी नानी के पास कयाम कर चुकी हैं। रनमस्त खान जब खामोश हुआ तब सुल्ताना औगर खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटे अब तुम ये कहो कि तुम शीतल से कब तक शादी करना चाहते हो। जवाब में औगर खान ने एक गहरी निगाह अपने पहलू में बैठे हुए रनमस्त पर डाली, फिर कहने लगा, अम्मा बात यह है कि पहले शादी रनमस्त खान की होगी। ये छोटा है, मेरा बड़ा ख्याल करता है, बड़े समझते हुए बाप की तरह मेरा एहतराम करता है। इस लिहाज से इसकी शादी का एहतमाम मुझे पहले करना है, बाद में मैं अपनी शादी से मुतालिक सोचूंगा। अब मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता। मैं और रनमस्त खान दोनों लश्कर में जाना चाहते हैं। ये अंगूठियां लें और मेरे ख्याल में इस रस्म की अंजाम दही करें। सुल्ताना चूंकि उस वक्त जरनिगार के साथ बैठी हुई थी लिहाजा वहां से उठ खड़ी हुई और रनमस्त की तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटे तुम यहाँ जरनिगार के पास आकर बैठो। उस मौके पर सवालिया से अंदाज में रनमस्त खान औगर खान की तरफ देखने लगा था। जवाब में औगर खान मुस्कुराया, कहने लगा, मेरी तरफ क्या देखते हो, अम्मा जो कुछ कह रही है ठीक ही है, वहां जाकर बैठो। वो लड़की अब पराई नहीं है, मेरी बहन और तुम्हारी होने वाली बीवी है, अब उससे शर्माना कैसा। औगर खान की उन अल्फाज पर जरनिगार गर्दन झुकाकर मुस्कुरा रही थी। रनमस्त खान अपनी जगह से उठा और जरनिगार के पास जा बैठा था। उस मौके पर जरनिगार बेचारी हल्के हल्के कपकपा रही थी। फिर दोनों अंगूठियां सुल्ताना ने औगर खान से ले ली। जरनिगार और रनमस्त खान दोनों को एक एक अंगूठी थमाई और वो अंगूठियां एक दूसरे को पहनाने के लिए कहा। रनमस्त खान ने जरनिगार को, जरनिगार ने रनमस्त खान को अंगूठी पहना दी थी। उस मौके पर सब ने खुशी का इजहार किया। फिर औगर खान सिकंदर खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे मोहतरम जिस काम के लिए मैं आया था वो अंजाम हो चुका। इस रिश्ते पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ तक कहने के बाद औगर खान जब रुका तब सुल्ताना अपने शोहर सिकंदर के करीब बैठ गई थी। फिर औगर खान को मुखातिब करके कहने लगी, बेटे अब हमारे और तुम्हारे दरमियान एक रिश्ता है। थोड़ी देर पहले अपनी गुफ्तगू के दौरान तुम कह रहे थे कि तुम इन दोनों की रिहाइश के लिए कोई मकान खरीद लोगे। बेटे तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं ये चाहूंगी कि आपकी नानी को यहाँ बुलाया जाए और वो हमारे यहाँ कयाम करें ताकि हमें भी उनकी खिदमत का मौका मिले। बेटे तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि जब तुम घर के 3 ही अफराद हो तो फिर तुम्हारी नानी अम्मा को कौन संभालता है। औगर खान गला साफ करते हुए कहने लगा, दरअसल हमारे हमसाए बहुत अच्छे हैं। शुरू से ही वो मेरी नानी अम्मा का ख्याल रखते हैं। हमारे हमसायों की 2 बेटियां हैं जो शादी के बाद भी हमारी हवेली के दाएं बाएं रहती हैं। वही हमारी नानी अम्मा को संभालती हैं और उन्होंने कभी हम दोनों भाइयों को नानी अम्मा की खिदमत का मौका ही नहीं दिया। नानी अम्मा भी उन पर पूरा एतमाद और भरोसा करती हैं।
हमारी गैर मौजूदगी में वही हमारी नानी अम्मा की देखभाल करती है। ओगर खान जब खामोश हुआ तब सुल्ताना फिर बोल उठी, जब भी तुम्हें मौका मिले नानी अम्मा को यहाँ बुलाओ, वो हमारे पास कयाम करेंगी, मैं और जरनिगार उनकी देखभाल करेंगी। सुल्ताना जब खामोश हुई तब जरनिगार पहली बार ओगर खान को मुखातिब करते हुए कहने लगी, भाई अम्मा ठीक कहती हैं, आप नानी अम्मा को यहाँ बुलाएं, मैं खुद उन्हें संभालूंगी, उनकी खिदमत करूंगी, उनकी देखभाल करूंगी। जरनिगार के उन अल्फाज पर ओगर खान खुश हो गया था। फिर सिकंदर की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब आप हम दोनों भाइयों को इजाजत दें, जिस मकसद के लिए हम आए थे खुदा का शुक्र के बड़े एहसन तरीके से उसे अंजाम दे चुके हैं। अब हम दोनों भाई लश्कर में जाएंगे। मगरिब के बाद मैं पूना का रुख कर जाऊंगा, रनमस्त बीजापुर की तरफ चला जाएगा। ओगर खान के उन अल्फाज के जवाब में सिकंदर खान कुछ कहना ही चाहता था कि कंबर खान पहले ही बोल उठा, ओगर खान बेटे, ये कैसे मुमकिन है? अभी अभी मंगनी की रस्म अदा की गई है और अभी तुम दोनों भाई उठकर चले जाओगे? बेटे ऐसा तो नहीं हो सकता, अभी थोड़ी देर तक खाने का एहतमाम करेंगे, इस मंगनी की खुशी में सारे बैठकर खाना खाएंगे, इसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। जवाब में ओगर खान कहने लगा, कंबर खान मेरे मोहतरम, आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन मुझे वक्त जाया किए बगैर पूना पहुंचना है। इसके बाद मुझे मरहट्टों के खिलाफ अपना लाहे अमल भी तैयार करना है कि किस तरह उनसे निमटना है, इसलिए कि मरहट्टों ने अपने लश्कर को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया है। यह तरीका कार शिवाजी के बेटे शंभू जी ने अपनाया है। दरअसल शंभू जी ने अपने लश्कर का एक हिस्सा तो अपने साथ रखा है, यह हिस्सा काफी बड़ा है, बाकी लश्कर को उसने अपने दूसरे सालारों के तहत करके मुख्तलिफ अतराफ में फैला दिया है, जो लूट मार, डाका जनी और शिकस्त और रेख्त का काम अंजाम देते हैं और अपने लिए जरूरियात का सामान हासिल करते हैं। ऐसा करने से शंभू जी ये भी इरादा रखता है कि इस तरह वो हमारे लिए इन इलाकों में अनगिनत महाज खोलेगा। जगह जगह उसके सालार मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों में मसरूफ रहेंगे और हमारे लिए अनगिनत महाज खोलकर परेशानी और नाकामियों का बायस बनते रहेंगे, लेकिन मैं उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं बहुत जल्द मरहटों के अलावा राजपूतों को भी अपने सामने जेर करके मीरे मोहतरम औरंगजेब आलमगीर की निगाहों में सुरखरू होना चाहता हूँ। ओगर खान जब खामोश हुआ तब सिकंदर बोल उठा, बेटे जो कुछ आपने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, हम तुम्हारी बात को तस्लीम करते हैं, पर बेटे हम तुम दोनों भाइयों को ज्यादा देर नहीं रोकेंगे, अभी थोड़ी देर तक खाना तैयार करते हैं। हमारे साथ खाना खाकर खुशी का इजहार करके फिर तुम दोनों भाई रुखसत होना चाहोगे तो हम तुम्हारी राह नहीं रोकेंगे। उसके साथ ही सिकंदर खान के कहने पर सुल्ताना, जरनिगार और अजीमा खातून खाना तैयार करने लग गई थी। सबके साथ ओगर खान और रनमस्त खान ने खाना खाया, फिर वो वहां से रुखसत हो गए थे। उसी रोज मगरिब की नमाज के बाद रनमस्त खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ बीजापुर की तरफ चला गया था, जबकि ओगर खान अपने लश्कर को लेकर पूना का रुख कर रहा था। मेवाड़ का राजा महाराणा जयसिंह और दुर्गादास मेवाड़ के एक मुस्तकर में कुछ राजपूत सालारों के साथ एक जगह जमा हुए। जब बहुत से राजपूत सालार उन दोनों के गिर्द जमा हो गए तब महाराणा जयसिंह अपने उन सालारों को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मेरे अजीजों, औरंगजेब आलमगीर का सालार ओगर खान मेरे बाप की मौत का सबब बना था, जबकि मरहट्टों के मौजूदा पेशवा शंभू जी के बाप शिवाजी की मौत का सबब उसी ओगर खान का भाई रनमस्त खान बना था। अब हमारे लिए बेहतरीन मौका है कि हम अपनी शिकस्त का इंतकाम औरंगजेब आलमगीर के लश्कर से लें। इससे कबल हमारे इलाकों में ओगर खान, औरंगजेब आलमगीर का बेटा आजम दोनों अपने अपने लश्कर के साथ मौजूद थे, लिहाजा उनके मुकाबले में हम हरकत में आते हुए पसो पेश कर रहे थे, लेकिन अब हालात ने एकदम हमारे हक में तब्दीली कर दी है। मेरे साथियों, ओगर खान जनूब के उन इलाकों से पहले अजमेर की तरफ चला गया था और अब सुना है वो अपने लश्कर के साथ सूरत में कयाम किए हुए हैं। इस मौके पर उसने हमाकत ये भी की है कि अपने भाई रनमस्त खान को भी उसके हिस्से के लश्कर के साथ उसने सूरत में बुला लिया है। अब औरंगजेब आलमगीर के दो बेहतरीन सालार ओगर खान और रनमस्त खान सूरत शहर में पड़ाव किए हुए हैं। हमारे मुकाबले में इस वक्त औरंगजेब आलमगीर का बेटा आजम अकेला है, जबकि बीजापुर वालों के मुकाबले में दलेर खान अकेला है। तुम सबको यहाँ जमा करने का मकसद ये है कि मैं और दुर्गादास दोनों औरंगजेब आलमगीर के लश्करियों के खिलाफ हरकत में आना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आज तुम सबसे सलाह मशवरा करने के बाद कुछ तेज रफ्तार कासिद बीजापुर की तरफ रवाना करें और उन्हें इतला दें कि उनके मुकाबले में इस वक्त दलेर खान अकेला है और रनमस्त खान सूरत जा चुका है, लिहाजा वो अपनी पूरी अस्करी कुव्वत को हरकत में लाते हुए दलेर खान पर हमलावर हों और उसे तबाह बर्बाद करके रख दें। जबकि मैं और दुर्गादास भी अपने लश्कर के साथ निकलकर औरंगजेब आलमगीर के बेटे आजम पर जरब लगाना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि आजम को बदतरीन शिकस्त देकर इन इलाकों से भाग जाने पर मजबूर कर देंगे। इसके अलावा तेज रफ्तार कासिद मैंने मरहट्टों के पेशवा शंभू जी की तरफ रत्नाघरी भिजवाए हैं और उससे मैंने ये इल्तमास की है कि हम चूंकि औरंगजेब आलमगीर के बेटे आजम के खिलाफ
बीजापुर वाले दलेर खान के खिलाफ हरकत में आने लगे हैं, लिहाजा वो भी अपने सारे लश्करियों को हरकत में लाए और औरंगजेब आलमगीर के इलाकों पर हमलावर हो जाए। इस तरह ओगर खान और अनमस्त खान सूरत शहर से हमारी तरफ आने की बजाय मरहट्टों की राह रोकने के लिए एतकाद खान और उसके लश्करियों की मदद से मरहट्टों की राह रोकेंगे, जबकि इस दौरान हम आजम खान और बीजापुर वाले दलेर खान पर हमलावर होकर अपनी अपनी फतह को यकीनी बना लेंगे और इन इलाकों से मुगलों के लश्करियों को भाग जाने पर मजबूर कर देंगे। महाराणा जय सिंह की उस तजवीज से उसके सारे राजपूत सालारों ने इत्तेफाक किया था, लिहाजा तेज रफ्तार कासिद बीजापुर और रत्नागिरी की तरफ रवाना किए गए। बीजापुर के हुक्मरानों के अलावा मरहट्टों के पेशवा शंभू जी से कहा गया कि वो अपनी पूरी ताकत और कुव्वत से मुगल सल्तनत पर हमलावर हो जाएं। दूसरी तरफ खुद जय सिंह और दुर्गादास औरंगजेब आलमगीर के बेटे आजम खान पर जरब लगाने के लिए अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल देने लगे थे, लेकिन महाराजा जय सिंह और दुर्गादास दोनों की बदकिस्मती कि उन इलाकों में औरंगजेब आलमगीर के मुखबिर भी बड़ी तेजी से काम कर रहे थे। महाराणा जय सिंह ने जो कासिद रत्नागिरी शंभू जी की तरफ भिजवाए थे, उन्हें रास्ते ही में औरंगजेब आलमगीर के मुखबिरों ने पकड़ लिया और उनका काम तमाम कर दिया। ताहम जो कासिद बीजापुर की तरफ भिजवाए गए थे वो वहां पहुंच गए और जय सिंह का पैगाम उन्हें पहुंचा दिया गया। लिहाजा यहाँ भी औरंगजेब आलमगीर के मुखबिरों ने बेहतरीन कारगुजारी का मुजाहिरा किया। उन्होंने नई सूरत हाल से एक तरफ दलेर खान, दूसरी तरफ आजम खान को मुतला कर दिया। लिहाजा फौरन जवाबी कार्रवाई करते हुए दलेर खान और आजम खान दोनों अपने अपने लश्करियों को लेकर पीछे हट गए थे। वो ऐसी महफूज जगह चले गए थे जहां पुश्त की तरफ से उन पर हमलावर नहीं हुआ जा सकता था और सामने की तरफ से वो दुश्मन से निमटने के लिए तैयार हो गए थे। इस तरह उन दोनों के पीछे हटने की वजह से जहां महाराणा जय सिंह और दुर्गादास आजम पर हमलावर ना हो सके, दूसरी तरफ बीजापुर का लश्कर दलेर खान पर हमलावर होने की जुर्रत ना कर सका। राजा जय सिंह एक रोज पूना शहर में अपनी बीवी दुर्गावती और बेटी शीतल के अलावा राधिका भाई के साथ अपने दीवान खाने में बैठा किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था कि जय सिंह के मुहाफिज दस्तों का सालार दीवान खाने के दरवाजे पर नमूदार हुआ और जय सिंह को मुखातिब करके कहने लगा, राणा, दो कासिद आपसे मुलाकात करने के लिए हवेली से बाहर खड़े हैं। और वो जय सिंह के उन मुसल्ला दस्तों के सालार को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि जय सिंह बोल उठा, पहले ये बताओ जो कासिद मुझसे मिलना चाहते हैं वो कहां से आए हैं। इस पर मुसल्ला दस्तों का वो सालार फिर बोल उठा, एक कासिद तो शिवाजी के सालार संत की तरफ से आया है। मैंने उसे बहुत कुरेदने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बताता नहीं। उसका कहना है कि जो कुछ वो कहना चाहता है आपसे ही कहेगा, लिहाजा मैंने मजीद उसे नहीं कुरेदा। दूसरा कासिद मोहतरम ओगर खान की तरफ से आया है, उससे मैंने कुछ नहीं पूछा। मैंने दोनों को मेहमान खाने में बैठने की दावत दी। ओगर खान का कासिद तो ऐसा करने पर तैयार हो जाता, लेकिन जो कासिद संत की तरफ से आया था उसका कहना था कि मैं फिलफौर वापस जाना चाहता हूँ, लिहाजा मेरी मुलाकात फौरन राणा से करा दो। जब वो मेहमान खाने की तरफ नहीं गया तो ओगर खान का कासिद भी कह रहा है कि जो पैगाम वो राणा को पहुंचाना चाहता है वो फौरन पहुंचाकर ओगर खान के पास चला जाएगा, मेहमान खाने में कयाम नहीं करेगा। यहाँ तक कहने के बाद जब वो खामोश हुआ तब बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए जय सिंह कहने लगा, पहले ओगर खान के कासिद को मेरे पास लेकर आओ ताकि कम से कम मैं ये तो जान सकूं ओगर खान का क्या पैगाम आया है। ओगर खान इस वक्त है कहाँ? जहाँ तक संत के कासिद का ताल्लुक है तो मेरा दिल कहता है संत का कासिद यकीनन राधिका का मुतालबा करने आया है। वो यही कहेगा कि हम राधिका को वापस कर दें। राधिका और उसके भाई को चूंकि हमने अपने यहाँ पनाह दे रखी है, लिहाजा हम कैसे उन्हें संत के हवाले कर दें। इन हालात में अगर संत ने राधिका को हासिल करने के लिए पूना का रुख करके कोई नाकाम कोशिश करना चाही तो ऐसा भी नहीं करेगा, इसलिए कि जब उसे खबर होगी कि ओगर खान भी पूना के नवाह में है तब वो पूना की तरफ देखने की जुर्रत और जसारत भी नहीं करेगा। बहरहाल तुम पहले ओगर खान के कासिद को लाओ ताकि मैं जानूं वो क्या पैगाम लेकर आया है। मुहाफिज दस्तों का सालार वहां से हट गया। थोड़ी देर बाद वो एक मुसल्ला जवान को अपने साथ लाया। अपनी जगह से उठकर राणा जय सिंह ने उससे मुसाफा किया, अपने करीब बिठाया, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज, बताओ ओगर खान ने तुम्हें क्या पैगाम देकर मेरी तरफ रवाना किया है। जवाब में वो कासिद बोल उठा, मेरे पास आपके लिए कोई लंबा चौड़ा पैगाम नहीं है, मैं तो सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ओगर खान अपने लश्कर के साथ बर्क रफ्तारी से पूना का रुख किए हुए हैं। मैं और मेरे चंद साथी लश्कर के आगे आगे पूना शहर में दाखिल हुए हैं ताकि ओगर खान की आमद से आपको इतला करें। ओगर खान ने हमसे ये भी कहा है कि आपको ये भी बता दिया जाए कि रसद और जरूरियात का जो सामान आपने अमीर मोहतरम से मांगा था वो भी आपके लिए ओगर खान लेकर आ रहा है। ओगर खान जिस रफ्तार से सूरत से पूना की तरफ आने वाली शाहराह पर सफर कर रहा है, अगर उसी रफ्तार से वो पूना की तरफ आता रहा तो आज शाम से पहले पहले वो अपने लश्कर के साथ पूना पहुंचकर शहर के नवाह में पड़ाव कर लेगा। बस मैं यही इतला आपको करना चाहता हूँ।
اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مخبر جب خاموش ہوا تو اس کی اس اطلاع پر جہاں شیتل بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی وہاں رادھیکا بھی مطمئن تھی۔ درگاوتی اور خود راجا جے سنگھ بھی بے پناہ طمانینت کا اظہار کر رہے تھے۔ اس مخبر کے خاموش ہونے پر جے سنگھ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہارے ساتھی اس وقت کہاں ہے؟ تم انہیں اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے؟ میں تم سب کے قیام کا اہتمام مہمان خانے میں کرتا ہوں۔ اس پر مخبر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا، نہیں، میرے ساتھی شہر سے باہر ہی ہیں۔ میں واپس جاؤں گا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ لوٹوں گا۔ شہر سے باہر نکل کر ہم انتظار کریں گے اور جب اوغر خان اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچے گا تو ہم بھی لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مخبر نے راجا جے سنگھ سے اجازت لی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ جے سنگھ نے اب اپنے اس سالار کو سنت کے قاصد کو لانے کے لیے کہا۔ اس پر وہ سالار باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اپنی بیوی درگاوتی، بیٹی شیتل اور رادھیکا کی طرف دیکھتے ہوئے جے سنگھ کہنے لگا، اوغر خان کی آمد کی اس اطلاع نے مجھے ایک تقویت اور قوت پہنچائی ہے۔ پھر وہ رادھیکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، یہ جو سنت کا قاصد آیا ہے یقیناً وہ تمہاری واپسی کا مطالبہ کرے گا، لیکن اب ان مرہٹوں کی ایسی تیسی۔ بیٹی، تمہاری خوش قسمتی ہے، شام تک اوغر خان یہاں ہوگا۔ اب شام میں دیر ہی کتنی ہے، عصر ہو چکی ہے، سورج ڈھلنا شروع ہو چکا ہے۔ بہت جلد اوغر خان اپنے لشکر کے ساتھ یہاں ہوگا۔ اس کے بعد تم دونوں بہن بھائی سے متعلق اوغر خان سے بات چیت کریں گے، تمہیں اس کے لشکر میں منتقل کر دیں گے۔ پھر دیکھیں گے سنت تم دونوں بہن بھائی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کوشش کرتا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے جے سنگھ کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ وہ سالار سنت کے قاصد کو لے کر آیا تھا۔ جے سنگھ نے اسے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، وہ کھڑا ہی رہا اور کھڑے ہی کھڑے جے سنگھ کو مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ جے سنگھ نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کر دی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم مرہٹوں کے سالار سنت کی طرف سے آئے ہو، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر آنے والا وہ مرہٹا جے سنگھ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے پاس آپ کے نام سنت کا یہ پیغام ہے کہ آپ رادھیکا اور اس کے بھائی کشن سنگھ دونوں کو سنت کے حوالے کر دیں۔ اس طرح آپ اور مرہٹوں کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ سنت نے آپ کے نام مجھے یہ بھی پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ نے رادھیکا اور کشن سنگھ کو اپنے ہاں پناہ دے کر غلطی کی ہے۔ یہ دونوں بہن بھائی آپ کے لیے سود مند نہیں، لیکن ہمارے مجرم ہیں، اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ مرہٹوں کے مجرموں کو اپنے ہاں پناہ دیں۔ اس بنا پر سنت کا مطالبہ ہے کہ رادھیکا اور کشن سنگھ دونوں بہن بھائیوں کو آپ سنت کی طرف روانہ کر دیں۔ آنے والا مرہٹا جب خاموش ہوا تب اسے مخاطب کر کے جے سنگھ کہنے لگا، کیا تم رادھیکا کو اس کی شکل سے پہچانتے ہو؟ مرہٹے نے پہلے نفی میں سر ہلایا، پھر کہنے لگا، میں نے آج تک رادھیکا کو دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن اس کی خوبصورتی، اس کے حسن، اس کے جمال کے چرچے ان سارے علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر میرا اندازہ درست ہے اور میں غلطی پر نہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو آپ کے ساتھ دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان دونوں میں سے ایک ضرور رادھیکا اور دوسری آپ کی بیٹی شیتل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ رادھیکا اور شیتل ان علاقوں میں انتہا درجے کی خوبصورت لڑکیاں خیال کی جاتی ہیں، لہٰذا ان دو لڑکیوں میں سے ایک ضرور رادھیکا ہے۔ جواب میں جے سنگھ مسکرایا، پھر رادھیکا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ سامنے رادھیکا بیٹھی ہوئی ہے، اس سے پوچھو کیا یہ تمہارے ساتھ سنت کے پاس جانے کے لیے تیار ہے؟ جواب میں وہ مرہٹا سوالیہ سے انداز میں رادھیکا کی طرف دیکھنے لگا تھا، منہ سے کچھ نہ بولا تھا۔ اس پر جے سنگھ نے رادھیکا کو مخاطب کیا، بیٹی، سنت کا یہ قاصد تمہاری طرف سوالیہ انداز میں دیکھ رہا ہے، تم خود ہی سے جواب دے دو۔ اس پر رادھیکا چند لمحوں تک کھا جانے والے انداز میں اس مرہٹے کی طرف دیکھتی رہی، پھر بے پناہ غصے اور غضب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، مرہٹوں کی طرف جانا تو بہت دور کی بات، میں سنت اور اس کے مرہٹے ساتھیوں پر لعنت بھی نہیں بھیجتی۔ رادھیکا کے خاموش ہونے پر جے سنگھ نے چند لمحوں تک بڑے غور سے سنت کے قاصد کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تم نے اپنے کانوں سے رادھیکا کا جواب سن لیا ہے۔ جب رادھیکا سنت کی طرف جانا ہی نہیں چاہتی تو تم کیوں دونوں بہن بھائی کو زبردستی سنت کے پاس لے جانا چاہتے ہو؟ جے سنگھ جب خاموش ہوا تب سنت کا وہ قاصد کچھ دیر خاموش رہا، سرسری سی ایک نگاہ اس نے رادھیکا پر ڈالی، اس کے بعد جے سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے دونوں بہن بھائی معصوم نہیں ہیں، مجرم ہیں، سنت کے ہاں سے بھاگ کر اس طرف آئے ہیں، دونوں سنت کے قیدی تھے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک قیدی بھاگ جائے تو معصوم کہلاتا ہے؟ اس موقع پر میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ نے رادھیکا اور اس کے بھائی کشن سنگھ دونوں کو سنت کے حوالے نہ کیا تو سنت آپ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ اس مرہٹے کے ان الفاظ پر جے سنگھ کسی قدر تاؤ کھا گیا تھا، برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، تم مرہٹے ہو، مرہٹوں کا ہم اچھوت خیال کرتے ہیں، لہٰذا ایک اچھوت کی حیثیت سے اپنی حدود کے اندر رہ کر مجھ سے گفتگو کرو۔ واپس جا کر میری طرف سے سنت کو یہ پیغام دینا کہ وہ جب اور جس وقت چاہے انتقامی کارروائی کر لے، لیکن رادھیکا اور اس کے بھائی کشن سنگھ کو کسی بھی صورت اس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ جے سنگھ رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، سنت کے قاصد، میری دو باتیں جا کر سنت سے کہنا۔ پہلی یہ کہ اس کے کان میں جا کر یہ کہنا کہ رادھیکا اور کشن کا خیال چھوڑ دے، ان دونوں کو کسی بھی صورت اس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔
और अगर वो इन दोनों के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई करेगा तो नुकसान उठाएगा। दूसरी बात, मेरी तरफ से संत को ये भी जाकर बता देना कि आज शाम तक राधिका और किशन दोनों बहन भाई औरंगजेब आलमगीर के नामवर सालार ओगर खान के लश्कर में मुंतकिल हो जाएंगे। ओगर खान आज शाम तक पूना पहुंच रहा है और उसके यहाँ पहुंचते ही राधिका और किशन दोनों ही उसके लश्कर में चले जाएंगे। संत से जाकर कहना अगर उसमें हिम्मत और जुरत और ताकत है तो इन दोनों बहन भाई को ओगर खान से जाकर ले ले। जय सिंह जब खामोश हुआ तब संत का कासिद बोल उठा, ये ओगर खान कौन है और आप राधिका और किशन दोनों बहन भाई को उसके हवाले क्यों कर रहे हैं? जवाब में जय सिंह मुस्कुराया, कहने लगा, देख मरहटे, तूने बैक वक्त 2 सवाल कर दिए हैं। पहला सवाल तुमने ये किया है कि ओगर खान कौन है और दूसरा सवाल ये दाग दिया है कि मैं राधिका बाई और किशन सिंह दोनों को ओगर खान के हवाले क्यों कर रहा हूँ। तुम्हारे पहले सवाल का जवाब ये है कि ओगर खान औरंगजेब आलमगीर के बेहतरीन सालारों में से एक है। यूं जानो वो अपने दुश्मनों के लिए चलती फिरती मौत और जहर से भरा हुआ एक जाम है जो उसे हाथ लगाएगा हलाकत और मर्ग के गारों में गिर जाएगा। संत से जाकर कहना कि ओगर खान से बचकर रहे। अगर ओगर खान उसके खिलाफ हरकत में आ गया तो उसके जिस्म की चमड़ी उल्टा लटकाकर उतार कर रख दी जाएगी। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब यह है कि जिस वक्त राधिका और किशन सिंह दोनों बहन भाई संत के पड़ाव से भागे थे तो वहां से भागने के बाद उनकी मंजिल पूना शहर नहीं था, ना ही ये मेरे यहाँ पनाह लेना चाहते थे। इनकी मंजिल पहले ही ओगर खान था, इसलिए कि इन दोनों बहन भाई के जहन में किसी ने ये बात डाल दी थी कि मरहट्टों से उन्हें कहीं पनाह और तहफ्फुज मिल सकता है तो वो ओगर खान के पास ही मिल सकता है। मेरे पास तो ये सिर्फ मेहमान की हैसियत से चंद दिन के लिए ठहरे हुए हैं ताकि जब ओगर खान इन सरजमीनों की तरफ आए तो ये उसकी हिफाजत में चले जाएं। इसलिए कि ओगर खान इन दिनों दक्कन से निकलकर अजमेर की तरफ गया हुआ था और आज शाम तक यहाँ पहुंच रहा है। इस बिना पर मेरे ये दोनों मुअज्जज मेहमान मेरे हाथ से निकलकर ओगर खान के पास चले जाएंगे। जय सिंह के उन अल्फाज के जवाब में संत का वो कासिद कुछ ना कह पाया था, शर्मसार सा हो गया था। जय सिंह ने फिर उसे मुखातिब किया, अब तुम जा सकते हो, मैं मजीद तुम्हारे साथ कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता। जो कुछ मैंने कहा है यही जाकर संत से कह देना। संत में हिम्मत हुई तो उससे निमट लेगा। उसके साथ ही संत का वो कासिद वहां से चला गया था। उसके जाने के बाद जय सिंह की पत्नी दुर्गावती अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और बेपनाह खुशी और मुसरत का इजहार करते हुए कहने लगी, मेरे ख्याल में हमें उठकर ओगर खान के स्वागत और इस्तकबाल की तैयारियां करनी चाहिए। वक्त थोड़ा रह गया है। उसके कासिद ने कहा था कि वो मगरिब तक यहाँ पहुंच जाएगा और मगरिब होने में अब कोई ज्यादा देर तो नहीं है। जय सिंह के अलावा शीतल और राधिका तीनों ने दुर्गावती की उस तजवीज से इत्तेफाक किया था। फिर वो ओगर खान का इस्तकबाल करने के लिए अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल देने की खातिर दीवान खाने से निकलकर अपने अपने कमरों की तरफ हो लिए थे। ओगर खान अपने लश्कर के साथ मंजिल पर मंजिल मारता हुआ मगरिब के करीब पूना शहर के नवाह में नमूदार हुआ था। पूना शहर के शुमाल में जो खुले और वसी मैदान थे वहां उसने अपने लश्कर को पड़ाव करने का हुक्म दे दिया था। ये हुक्म मिलते ही पूना शहर के शुमाल में जो खुला मैदान था वहां खेमों का एक शहर आबाद होना शुरू हो गया था। जब खेमागाह कायम कर दी गई तब ओगर खान अपने चंद छोटे सालारों के साथ अपने पड़ाव का जायजा ले रहा था कि पूना शहर की तरफ से 5 घुड़सवार आते दिखाई दिए। उनमें से एक घोड़े पर जय सिंह, दूसरे पर उसकी पत्नी दुर्गावती, तीसरे घोड़े पर शीतल, चौथे पर राधिका भाई और 5वें घोड़े पर किशन सिंह सवार था। पांचों अपने घोड़ों को दरमियाना रवि से हाँकते हुए जब ओगर खान के लश्कर के करीब गए तब ओगर खान ने उन्हें देखा। पड़ाव का जायजा उसने तर्क कर दिया और उनकी तरफ बढ़ा। ओगर खान के करीब आकर पांचों अपने घोड़े पर से उतर गए। राधिका ने शीतल को कोहनी मारकर मुस्कुराते हुए पूछा, ये जो सामने दराज कद और शाहजोर किस्म का जवान खड़ा है, क्या यही ओगर खान है जो तुम्हारी मंजिल और तुम्हारी मोहब्बत का इर्तिकाज और तुम्हारी चाहत का आदर्श है? जवाब में शीतल मुस्कुराई, कहने लगी, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, यही ओगर खान है। उस मौके पर बड़ी राजदारी से राधिका फिर शीतल को मुखातिब करके कहने लगी, देखो इससे मेरी सिफारिश जरूर करना कि यह हमें अपने यहाँ पनाह देने पर रजामंद हो जाए। शीतल मुंह से कुछ ना बोली। इतनी देर तक चूंकि ओगर खान करीब आ गया था लिहाजा वो मुस्कुराते हुए सिर्फ अस्बात में गर्दन हिला सकी थी। इतनी देर तक जय सिंह आगे बढ़कर ओगर खान से बगलगीर हो चुका था। जय सिंह ने नामों की हद तक राधिका और किशन सिंह का तारुफ कराया, जिस पर ओगर खान आगे बढ़कर किशन सिंह से भी गले मिला था। फिर ओगर खान उन सबको मुखातिब करके कुछ कहना चाहता था कि उस मौके पर शीतल ने उसे मुखातिब किया, आप कैसे हैं? उस मौके पर मुस्कुराते हुए ओगर खान ने सर से पांव तक अपना जायजा लिया, फिर कहने लगा, मेरे ख्याल में तो ठीक ही हूं। उसके इस जवाब पर शीतल हंसती थी। फिर ओगर खान उन सबको लेकर अपने खेमे की तरफ बढ़ा था। खेमे की तरफ जाते हुए शीतल ओगर खान के करीब हुई, फिर बड़ी राजदारी से उसे मुखातिब करके कहने लगी, आप मेरा एक काम करेंगे?
अगर आपने करना है तो फिर कहूं, वरना चुप रहूं। राधिका भी चूंकि शीतल के साथ साथ चल रही थी, लिहाजा शीतल के वो अल्फाज उसने भी सुन लिए थे। इस बिना पर वो बड़ी बेचैनी से ओगर खान के जवाब का इंतजार करने लगी थी। शीतल के उन अल्फाज के जवाब में ओगर खान बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, शीतल, ये तुम किस किस्म की गुफ्तगू कर रही हो? ओगर खान को कोई काम करने के लिए शीतल कहे और ओगर खान ना करे तो मेरे ख्याल में यह मामला कुछ नामुमकिन सा है। खुल कर कहो तुम क्या कहना चाहती हो। ओगर खान के उन अल्फाज पर शीतल खुश हो गई थी। फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, अगर आप मेरा काम करने की हामी भरते हैं तो उस काम की तफसील तो बाबा आपको आपके खेमे में जाकर बताएंगे। ओगर खान एक बार फिर शीतल की तरफ देखते हुए कहने लगा, शीतल, अब तुम मेरी जात का एक हिस्सा हो। हालात और वक्त ही नहीं, तुम्हारे माँ बाप भी हमारे दरमियान एक रिश्ता कायम कर चुके हैं। लिहाजा उस रिश्ते, उस ताल्लुक और उस मोहब्बत और चाहत को जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है, सामने रखते हुए मैं तुम्हारे लिए कठिन से कठिन, नामुमकिन से नामुमकिन और मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए भी तैयार हूं। ओगर खान के उन अल्फाज पर शीतल खुश हो गई थी। दूसरी तरफ राधिका भी मुस्कुरा रही थी। फिर उन सब को लेकर ओगर खान अपने खेमे में दाखिल हुआ। जब सब वहां बैठ गए तब जयसिंह की तरफ देखते हुए ओगर खान कहने लगा, रास्ते में शीतल ने मुझसे कहा था कि ये मुझसे कोई काम लेना चाहती है और उस काम की तफसील आप बताएंगे, इसलिए ओगर खान को रुक जाना पड़ा क्योंकि जयसिंह मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटे, शीतल ठीक ही कहती है। उसके बाद जयसिंह ने राधिका और किशन का मामला तफसील के साथ ओगर खान के सामने पेश कर दिया था। ये सब कुछ सुनने के बाद बारी बारी एक गहरी निगाह ओगर खान ने राधिका और किशन सिंह पर डाली। फिर एक अज़्म और इंतहाई जुर्रतमंदी का मुजाहिरा करते हुए कहने लगा, अगर ये मामला है तो फिर इन दोनों बहन भाई को संत की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाना चाहिए। मरहटों के सालार संत की ऐसी तैसी जो इन दोनों की तरफ टेढ़ी निगाह से देख भी ले। आप सब के सामने मैं इन दोनों बहन भाई से वादा करता हूँ कि इन दोनों को न सिर्फ अपने लश्कर में तहफ्फुज फराहम करूंगा, बल्कि जो ही मुझे मौका मिला मैं मरहटों के सरदार संत से इनका इंतकाम भी लूंगा। खूबसूरत होना कोई जुर्म नहीं है। अगर राधिका खूबसूरत है तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई जबरदस्ती इस पर कब्जा करने की कोशिश करे। ना ही ये किसी की अमलाक है, ना ही किसी की दबेल। इस बिना पर इसे हर काम अपनी मर्जी, अपनी मंशा के मुताबिक करने का हक हासिल है और इसे कोई इस हक से महरूम नहीं कर सकता। उस मौके पर चंद लम्हों के लिए ओगर खान ने मुस्कुराकर अपने करीब बैठे किशन सिंह की तरफ देखा। फिर उसकी पीठ थपथपाते हुए कहने लगा, ऐसे हालात के सामने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं जानता हूं तुम दोनों बहन भाई पर बहुत उफ्ताद गुजरी है। संत के हाथों तुम्हारे माँ बाप का मारा जाना एक बहुत बड़ा अलमिया है, लेकिन तुम्हारे इस अलमिया का इंतकाम संत से जरूर लिया जाएगा। तुम दोनों बहन भाई का कयाम अब मेरे लश्कर में होगा। मैं देखता हूं कि संत तुम्हें कैसे हासिल करता है और फिर मैं ये भी देखूंगा कि वो हमारे इंतकाम से बचता कैसे है। यहां तक कहने के बाद ओगर खान थोड़ी देर के लिए रुका। फिर जयसिंह और दुर्गावती की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं आपसे एक अच्छी बात कहना भूल गया था। अजमेर की तरफ आते हुए मैं रास्ते में सूरत शहर के नवाह में रुका था। अजमेर से रवानगी के वक्त एक कासिद के जरिए मैंने अपने भाई रनमस्त खान से कहा था कि वो मुझे सूरत में आकर मिले। लिहाजा हम दोनों भाई सूरत में इकट्ठे हुए और वहां मैंने सूरत शहर में रनमस्त खान की मंगनी तय कर दी है। ओगर खान के उन अल्फाज के जवाब में जयसिंह और दुर्गावती में से कोई कुछ कहना ही चाहता था कि चौंकने के अंदाज में शीतल बोल पड़ी, क्या कहा आपने? रनमस्त की मंगनी की रस्म अदा कर दी गई और हमें खबर तक ना हुई? जवाब में मुस्कुराते हुए ओगर खान कहने लगा, मेरे ख्याल में आप तक ये बात तो पहुंची होगी कि सूरत शहर की एक लड़की जिसका नाम जरनिगार था ने ऐलान किया था कि जो भी कोई शिवाजी को कत्ल करेगा या उसकी मौत का बाइस बनेगा वो उससे शादी कर लेगी। अब रनमस्त खान के हाथों शिवाजी उस वक्त मारा गया जब शिवाजी रनमस्त खान और हमारे एक साथी दलेर खान पर हमलावर होने के लिए गया। ऐसा उसने बीजापुर वालों की मदद के लिए किया था, इसलिए कि रनमस्त खान और दलेर खान इन दिनों बीजापुर के खिलाफ बरसरे पैकार थे। रनमस्त के हाथों शिवाजी के मरने के बाद अब जरनिगार नाम की उस लड़की को हासिल करने का रनमस्त हकदार था। लिहाजा मैं और रनमस्त खान ने उस लड़की के माँ बाप से राब्ता कायम किया। वो हम दोनों को देखकर बहुत खुश हुए। हमारी बड़ी आओ भगत की और उसी दौरान अंगूठियों का तबादला करते हुए रनमस्त खान और जरनिगार की मंगनी की रस्म बड़ी सादगी से अदा कर दी गई। उस रस्म के बाद रनमस्त खान बीजापुर की तरफ चला आया और मैं सूरत से कूच करने के बाद पूना की तरफ चला आया हूँ। इसके बाद ओगर खान ने जरनिगार के माँ बाप के अलावा हमसाए, कंबर और उसके अहले खाना से मुतालिक भी तफसील कह दी थी। ओगर खान जब खामोश हुआ तब बड़ी अपनायत में उसे मुखातिब करते हुए दुर्गावती कहने लगी, बेटे,
क्या तुम हमें लेकर इसी खेमे में बैठे रहोगे या हमारे साथ शहर भी चलोगे? जवाब में ओगर मुस्कुराया और कहने लगा, आप बुरा ना मानिएगा, मैं शहर नहीं जा सकता। आप लोगों से मिलना था सो अब सबसे मुलाकात हो चुकी है। मैं कुछ सामान लाया हूँ, वो मेरे कुछ लश्करी बारबरदारी के जानवरों समेत शहर में मुंतकिल कर देते हैं। मैं सिर्फ आज रात के लिए अपने लश्करियों को सुस्ताने का मौका फराहम करूंगा और सुबह की नमाज अदा करने के बाद मैं यहाँ से कूच कर जाऊंगा। लश्कर ने अभी अभी पड़ाव किया है, लिहाजा उसके सारे इंतजामात मैंने देखने हैं। इस बिना पर मेरा लश्कर में रहना ही इंतहाई जरूरी है। आप बुरा ना मानिएगा। मैं तो चाहता हूँ अभी आप आए हुए हैं तो आज खाना इस खेमागाह में भी खाकर देखें, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आज रात भी यहीं बसर करें। जहां तक मोहतरम जयसिंह का ताल्लुक है तो ये तो खेमागाह की जिंदगी के आदी हैं। आप और शीतल का मुझे पता नहीं कि ओगर खान अपनी बात मुकम्मल ना कर सका, इसलिए कि उससे पहले ही शीतल बोल उठी, आप बेफिक्र रहें, मैं और माता भी खेमागाह की जिंदगी की अच्छी तरह आदी हैं। अगर आप आज हमारे साथ शहर में दाखिल नहीं होना चाहते तो आज हम आपके खेमों के इस शहर में ही रात बसर करेंगे। सुबह सवेरे आपको अलविदा कहने के बाद हम वापस चले जाएंगे। शीतल की उस तजवीज से दुर्गावती और जयसिंह ने भी इत्तेफाक किया था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद दुर्गावती ओगर खान को मुखातिब करते हुए कहने लगी, ओगर खान मेरे बेटे, गौ राधिका और उसके भाई किशन सिंह ने हमारे यहाँ चंद दिन ही गुजारे हैं, लेकिन इन चंद दिनों के दौरान ही राधिका मुझे अपनी बेटी शीतल जैसी लगने लगी है। किशन सिंह भी बहुत अच्छा वफादार बेटा है। मेरी गुजारिश ये है कि इन्हें संत के इंतकाम से महफूज रखने के लिए इनकी हिफाजत, इनके तहफ्फुज का कोई अच्छा इंतजाम करना। यहाँ तक कहने के बाद दुर्गावती रुकी, कुछ सोचा, फिर दोबारा वो ओगर खान को मुखातिब करते हुए कह रही थी, इसके अलावा ये दोनों बहन भाई बड़े दुखी और गमज़दा भी हैं। मरहटों के सालार ने बर्बरियत और हैवानियत का मुजाहरा करते हुए इनके हाथ न आने पर इंतकामी कार्रवाई के तौर पर दोनों के माँ बाप को हलाक कर दिया। ये इन दोनों के साथ सख्त ज्यादती है। इन दोनों ने संत का कुछ नहीं बिगाड़ा था। अब अगर राधिका हद से ज्यादा खूबसूरत और पुरकशिश और आला शख्सियत की मालिक है तो इसका यह मतलब तो नहीं कि जो चाहे उठकर इसकी मिल्कियत का हक जमाना शुरू कर दे। इन मरहटों ने चारों तरफ जंगल का कानून नाफिज कर रखा है, किसी के नहीं सुनते, मनमानी करते हैं। चारों तरफ लूट मार, बर्बरियत, शिकस्त और रेख्त और तबाही और बर्बादी का खेल खेलना इनका महबूब मशगला है। दुर्गावती जब खामोश हुई तब ओगर खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मरहटों के जो महबूब मशगले हैं मैं उन्हें उनसे खूब महरूम करूंगा। फिलहाल मुझे वापसी जाने में जल्दी है, इसलिए कि यहाँ से मैं सीधा मेवाड़ का रुख करूंगा। पहले वहाँ के हालात दुरुस्त करूंगा। अगर वहाँ के हालात खराब ना हुए होते तो मैं यहाँ से अपने मोहतरम सालार एतकाद खान का रुख करता, उसके साथ मिलकर सबसे पहले इन मरहटों ही के खिलाफ हरकत में आता। अब मैं यहाँ से कूच करने के बाद पहले तो एतकाद खान ही का रुख करूंगा और उससे मिलने के बाद और उससे सारा मामला तय करने के बाद मैं राजपूतों का रुख करूंगा। राजपूतों की ताकत और कुव्वत में खूब इजाफा हो गया है। मारवाड़ और मेवाड़ दोनों इलाकों के जंगजू इकट्ठे हो गए हैं और सबसे बड़ी बात कि दुर्गादास और जयसिंह दोनों ने अंगेख्त करके औरंगजेब आलमगीर के बेटे अकबर को भी उसके खिलाफ करते हुए एक नया महाज खोल दिया है। इस तरह अकबर ने अपने बाप औरंगजेब के खिलाफ अलमे बगावत खड़ा कर दिया है और इन जनूबी इलाकों में उसने अपने शहनशाह होने का ऐलान करते हुए मरहटों के मशहूर मजबूत और मुस्तहकम किले पाली में एक लश्कर के साथ कयाम किया हुआ है और वहीं कयाम के दौरान वो शहनशाह की हैसियत से अहकामात जारी कर रहा है। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान रुका। बारी बारी एक निगाह उसने किशन सिंह और राधिका पर डाली, फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, तुम दोनों बहन भाई एक तो बेसब्र मत होना, दूसरे मुझ पर एतमाद और भरोसा रखना। मैं आज शीतल और उसके माता पिता के सामने तुम दोनों से वादा करता हूँ कि मैं न सिर्फ संत से तुम्हारे माता पिता का इंतकाम लूंगा बल्कि कोशिश करूंगा कि संत को जिंदा गिरफ्तार करके तुम दोनों के सामने पेश कर दूं। इसके बाद तुम दोनों जो चाहोगे वही सलूक संत के साथ होगा। जब तक मैं संत के खिलाफ हरकत में नहीं आता मैं तुमसे यही कहूंगा कि तहम्मुल के साथ मेरे साथ रहना, इसलिए कि मरहटों से हमें किसी तरीके किसी जतन के साथ निमटना होगा। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा कि दक्कन के इलाकों में अमीर मोहतरम के जिस कदर लश्करी हैं उन सबको अगर यकजा कर लिया जाए तो मरहटों के लश्कर की तादाद उससे कई गुना ज्यादा है। बहरहाल हालात कुछ भी हो, मेरा तुम दोनों बहन भाई से ये वादा है कि मैं न सिर्फ संत बल्कि उसके साथियों के खिलाफ भी तुम्हें तहफ्फुज फराहम करूंगा, बल्कि संत से तुम्हारा इंतकाम भी लूंगा। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान जब रुका तब इस बार राधिका उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम कभी किसी भी मौके पर बेसब्री का इजहार नहीं करेंगे। फिल वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा मसला अपनी हिफाजत का है। आप मुझे और मेरे भाई को जो पनाह देने का अहद कर रहे हैं उसके लिए मैं आपकी बेहद ममनून और शुक्रगुजार हूँ।
اس کے بعد جب بھی آپ مناسب موقع سمجھیں گے تب سنت کے خلاف حرکت میں آئیے گا۔ میں سمجھتی ہوں کہ سنت سے ہماری حفاظت کا اہتمام کرنا بھی آپ کا ہم پر وہ احسان ہوگا جسے میں اور میرا بھائی زندگی بھر فراموش کر سکیں گے نہ اتار سکیں گے۔ اوغر خان کے خاموش ہونے پر درگاوتی اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھر بول اٹھی، بیٹے، مرہٹوں کی چال بازی اور مکاریوں سے تم واقف ہو۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے، تم جانتے ہو، پونا شہر میں اچانک گھستے ہوئے اور شب خون مارتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر کے ماموں شائستہ خان کے اہل خانہ اور کچھ محافظوں کو زبردست نقصان پہنچایا تھا۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بیٹے میں تم سے یہ کہوں گی کہ جب رادھیکا اور کشن سنگھ دونوں تمہارے لشکر میں قیام کریں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سنت کے تلایا گر مخبر یا ان کے خفیہ قاتل بھیس بدل کر تمہارے لشکر میں شامل ہو جائیں اور رادھیکا اور کشن سنگھ پر حملہ ور ہو کر دونوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ اوغر خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آپ بالکل بے فکر رہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس قسم کا جو کوئی بھی آدمی لشکرگاہ میں شامل ہوگا زندہ بچ کر نہیں جائے گا، اس لیے کہ میں ان دونوں کی حفاظت کے ایسے ہی انتظامات کروں گا۔ میرے خیال میں آپ لوگ بیٹھیں، میں آپ کے لیے قریب ہی ایک خیمے کا اہتمام کرتا ہوں، اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں اور آپ لوگ وہاں آرام کرنا۔ اوغر خان اپنی جگہ سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے مخاطب کرتے ہوئے شیتل کہنے لگی، کسی اور خیمے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میں دیکھتی ہوں آپ کا خیمہ کافی بڑا ہے، یہیں فرش پر بستر لگائیں گے، ایک طرف آپ، ابا اور کشن سنگھ آرام کر لیں گے، دوسری طرف میں، ماتا اور رادھیکا ہو لیں گے۔ شیتل کی اس تجویز کا جواب اوغر خان دینا ہی چاہتا تھا کہ رادھیکا بول اٹھی، شیتل ٹھیک کہتی ہے، آپ کو دوسرے خیمے کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہم بہترین اور آرام دہ حالت میں شب بسری کر سکتے ہیں۔ رادھیکا اور شیتل کے ان الفاظ پر اوغر خان خوش ہو گیا تھا، پھر کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو میں مزید بستر منگواتا ہوں، ساتھ ہی کھانے کے لیے کہہ کر آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اوغر خان اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ کچھ لشکری تھے جو بستر اٹھائے ہوئے تھے، بستر انہوں نے خیمے کے اندر رکھ دی اور خود چلے گئے تھے۔ شیتل اور رادھیکا دونوں نے اٹھ کر خیمے کے اندر بستر لگا دیے تھے۔ اتنی دیر تک کچھ اور نوجوان خیمے میں داخل ہوئے اور کھانے کے برتن رکھ کر چلے گئے تھے۔ خیمے کے اندر ہی سب نے مل کر کھانا کھایا، کافی رات گئے تک سارے اکٹھے بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، اس کے بعد خیمے ہی میں آرام کرنے لگے تھے۔ اگلے روز فجر کی نماز کے بعد اوغر خان نے اپنے لشکر کے ساتھ پونا کے نواح سے کوچ کیا تھا۔ کشن سنگھ اور رادھیکا اس کے ساتھ تھے، جبکہ شیتل اور اس کے ماتا پتا پونا شہر کی طرف چلے گئے تھے۔ اوغر خان ایک روز اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اعتقاد خان کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ وہ مخبر جو ان علاقوں میں سرگرداں تھے وہ اعتقاد خان کو اوغر خان کے آنے کی اطلاع کر چکے تھے، لہٰذا اعتقاد خان نے اپنے پڑاؤ سے باہر نکل کر اوغر خان کا استقبال کیا تھا۔ دونوں سالار پرجوش انداز میں ایک دوسرے سے گلے ملے تھے۔ اس کے بعد اعتقاد خان کے کہنے پر اس کے پڑاؤ کے ساتھ ہی اوغر خان نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ جس وقت اوغر خان کا لشکر وہاں پڑاؤ کر رہا تھا، اس وقت اشارے سے اوغر خان نے اپنے ایک چھوٹے سالار کو اپنے قریب بلایا۔ وہ جب اوغر خان کے قریب آیا تو بڑی آہستگی اور دھیمے لہجے میں اسے مخاطب کر کے اوغر خان کہنے لگا، لشکر کے اندر رادھیکا اور کشن سنگھ دونوں ہمارے مہمان ہیں، میرے خیمے کے قریب ہی ان کے لیے خیمہ نصب کرانا اور ان دونوں بہن بھائی کے خیمے کے دائیں بائیں پہرے دار مقرر کر دینا اور انہیں تاکید کرنا کہ دونوں کی کڑی حفاظت اور نگرانی کریں۔ حفاظت اس لیے کہ کہیں مرہٹے بھیس بدل کر پڑاؤ میں داخل ہوں اور ان دونوں بہن بھائی کو نقصان نہ پہنچائے، اور نگرانی اس لیے کہ کہیں یہ دونوں بہن بھائی جے سنگھ، اس کی بیوی درگاوتی اور بیٹی شیتل کو چکر دے کر کسی خاص مقصد کے تحت ہی میرے لشکر میں شامل نہ ہو چکے ہوں۔ اس بنا پر ان کی حفاظت کے علاوہ ان کی نگرانی کا بھی اہتمام کرنا۔ جواب میں اس سالار نے مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی۔ تب اوغر خان نے اسے جانے کے لیے کہا۔ اس سالار کے جانے کے بعد اعتقاد خان تھوڑی دیر تک بڑے غور سے اوغر خان کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا، پھر بڑی اپنائیت میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اوغر خان میرے عزیز بھائی، یہ جو تم نے دو نام لیے ہیں رادھیکا اور کشن سنگھ، ان دونوں بہن بھائی کا کیا معاملہ ہے؟ جواب میں اوغر خان نے تفصیل کے ساتھ رادھیکا اور کشن سنگھ سے متعلق اعتقاد خان کو بتا دیا تھا۔ پھر اعتقاد خان اوغر خان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے خیمے میں لے گیا تھا۔ دونوں نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد گفتگو کا آغاز اعتقاد خان نے کیا تھا۔ اوغر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اوغر خان میرے بھائی، چند دن پہلے میر محترم کی طرف سے ایک قاصد آیا تھا جس کے ذریعے مجھے تاکید کی گئی تھی کہ جنوب کی مہموں میں ہر معاملے میں تمہارے ساتھ مشورہ کیا جائے۔ یہاں تک کہتے کہتے اعتقاد خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اوغر خان بول اٹھا، اعتقاد خان میرے بھائی، آپ میرے بزرگ ہیں، مجھ سے عمر میں کافی بڑے ہیں، بڑا بھائی باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ میر محترم نے جو قاصد کے ذریعے آپ کو پیغام بھجوایا، یوں جانے وہ ایک طرح انہوں نے میری حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کی تھی، ورنہ میرے بھائی ان علاقوں میں اس قدر ہمارے لشکری پھیلے ہوئے ہیں،
उन सब के सालार आला आप हैं, और आपके बाद अगर कोई शख्स दूसरे सालारों में काबिल इज्जत और काबिल वुक्कत है तो वो दलेर खान है, इसलिए कि आप दोनों हमसे बहुत पहले से खलूस के साथ मीरे मोहतरम की खिदमत कर रहे हैं। इस बिना पर एतकाद खान मेरे भाई, जब कभी मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा तो आपका हर फैसला मेरे लिए आखिरी हुआ करेगा, और जब कभी मुझे और मेरे भाई रनमस्त खान को दलेर खान के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो दलेर खान का फैसला भी हम दोनों भाइयों के लिए आखिरी होगा। अब बोले आप क्या कहते हैं? ओकर खान के खामोश होने पर एतकाद खान थोड़ी देर तक धीरे धीरे मुस्कुराता रहा, फिर उसकी पीठ थपथपाते हुए कहने लगा, ओगर खान, जो अल्फाज तुमने अदा किए हैं ये तुम्हारी शराफत, तुम्हारी जिंदा दिली, तुम्हारी जुर्रत और हिम्मत, तुम्हारी वसीउल कल्बी और तुम्हारी जानिसारी और खलूस का इजहार करते हैं। मैं जानता हूँ जिस वक्त शुमाल मगरिब की मुहिम पेश आई थी तो वहाँ हमारा हर सालार नाकाम रहा था। सिर्फ तुमने उस मुहिम को न सिर्फ एहसन तरीके से सर किया बल्कि सरकशों और बागियों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। इस बिना पर मेरे भाई, लश्करियों के अंदर तुम्हारी बड़ी वुक्कत, तुम्हारी बड़ी इज्जत और एहतराम है। ठीक है, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन ये बात भी अपने जहन में बिठा कर रखना, आइंदा जिस कदर भी मुहिमें दरपेश होंगी उनमें तुम्हारे फैसलों को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाएगी। एतकाद खान के उन अल्फाज के जवाब में ओगर खान कुछ कहना चाहता था, पर एतकाद खान ने उसे बोलने ना दिया। मुस्कुराते हुए फिर उसे मुखातिब करते हुए कहने लगा, मेरे भाई, अब बताओ दुश्मनों के खिलाफ जरब लगाने के लिए तुम्हारा क्या लाहे अमल है? ये खबर तो तुम्हें पहुंच चुकी होगी कि राजपूतों, बीजापुर वालों और मरहटों ने एक तरह से इत्तेहाद सलासा हमारे खिलाफ बना लिया है। मेवाड़ में राजपूतों की ताकत और कुव्वत में बेशुमार इजाफा हो गया है। इस वक्त जो लश्कर मीरे मोहतरम के बेटे आजम के पास है, राजपूतों का लश्कर उससे 10 गुना बड़ा है। इस बिना पर आजम खान ने बड़ी दानिशमंदी से काम लिया और वो मेवाड़ के इलाकों से जरा पीछे हट गया है, जहां राजपूत उस पर हमलावर होकर उसे अपना हदफ नहीं बना सकते। बीजापुर के महाज का जहां तक ताल्लुक है तो जिस वक्त सूरत में रनमस्त तुमसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने भी दलेर खान पर दबाव डालना चाहा, लेकिन दलेर खान भी पीछे हट चुका है। अब एक तरह से इन इलाकों में सूरत हाल हमारे लिए गंभीर होती जा रही है और इस सूरत हाल से हमें निमटना है, और इस सूरत हाल की इतला मैंने मीरे मोहतरम को भी कर दी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस इतला के जवाब में वो जरूर किसी रद्द अमल का इजहार करेंगे। लेकिन मेरे भाई, अब तुम बताओ तुम्हारा इस सिलसिले में क्या इरादा है? ओगर खान थोड़ी देर तक बड़े गौर से एतकाद खान की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, मेरे मोहतरम भाई, रनमस्त खान को जुदा करते वक्त मैंने उसे ताकीद की थी कि वो फिलहाल दलेर खान के साथ मिलकर बीजापुर वालों के सामने दोनों अपने आप को दिफा तक महदूद रखें, उनके खिलाफ जारहियत इख्तियार ना करें, इसलिए कि बीजापुर वालों का लश्कर दलेर खान और रनमस्त खान के लश्कर से कहीं बड़ा है। इसके अलावा इन दिनों मरहटे जा बजा और इधर उधर फैलकर तबाही और बर्बादी की कार्रवाइयां कर रहे हैं। साथ ही वो रनमस्त खान को भी नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, इसलिए कि रनमस्त शिवाजी की हलाकत का बाइस बना था। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान रुका, फिर दोबारा एतकाद खान को मुखातिब करके कहने लगा, एतकाद खान मेरे भाई, मेरे लश्करी लगातार सफर करते रहे हैं, लिहाजा मैं उन्हें यहाँ 2 दिन आराम कयाम करने का मौका फराहम करूंगा। इसके बाद मैं मेवाड़ का रुख करूंगा, जहाँ इस वक्त राजपूतों के लश्कर के सामने आजम खान अकेला है, जबकि उसके मुकाबले में जय सिंह और दुर्गा दास के पास एक बहुत बड़ा और जर्रार लश्कर है। और मुझे उम्मीद है कि आजम के साथ मिलकर मैं पहले की तरह राजपूतों पर काबू पाने में कामयाब हो जाऊंगा। ओगर खान जब दम लेने के लिए रुका तब एतकाद खान बोल पड़ा, मेरे भाई, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि मैं भी यहाँ से कूच करके तुम्हारे साथ मेवाड़ का रुख करूं? मैं चाहता हूँ पहले मैं, तुम और आजम तीनों मिलकर राजपूतों को अपना हदफ बनाएं और उनकी ताकत और कुव्वत को तोड़ने और कुचलने के बाद हम मरहटों या बीजापुर वालों में से किसी एक मुहिम का इंतखाब करें। एतकाद खान के खामोश होने पर ओगर खान बोल उठा, मेरे भाई, मैं आपकी इस तजवीज से इत्तेफाक नहीं करता। आप बुरा ना मानिएगा, अगर मैं और आप दोनों ही अपने लश्करियों को लेकर राजपूतों से टकराने के लिए आजम के पास पहुंच गए तो याद रखना हम अपनी पुश्त को बिल्कुल नंगा कर देंगे, और ऐसी सूरत में मरहटे हमारी पुश्त की तरफ से हमलावर होकर हमारी नाकामियों के जगह जगह दर खोल कर रख देंगे। मेरे भाई, ये जो आपने अपने लश्कर के साथ यहाँ पड़ाव किया हुआ है, तो यूं जाने आप मरहटों के सामने यहाँ पड़ाव करने के बावजूद एक दीवार की तरह खड़े हैं। अगर मैं और आजम दोनों राजपूतों के खिलाफ हरकत में आते हैं तो मरहटे हमारी पुश्त की तरफ से हमलावर होने की जुर्रत और जसारत नहीं करेंगे, इसलिए कि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मीरे मोहतरम का सबसे तजर्बेकार सालार एतकाद खान उनकी ताकत और कुव्वत को कुचल कर रख देगा। इस बिना पर मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने लश्कर के साथ यही पड़ाव किए रहें। मैं अपने लश्कर के साथ आजम का रुख करूंगा। हाँ, अगर मुझे और आजम दोनों को राजपूतों के लश्कर के सामने दुश्वारियों का सामना करना पड़ा तो मैं दलेर खान और रनमस्त खान की तरफ पैगाम भिजवाऊंगा कि दलेर खान तो अपने हिस्से के लश्कर के साथ बीजापुर की सल्तनत की हदूद से बाहर निकल जाए, किसी मुनासिब जगह घात लगाकर बैठ जाए, अपने आप को दिफा तक महदूद रखे, एक तरह से कमीनगाह में चला जाए।
अगर कोई उस पर हमलावर हो तो अपना दिफा करे, वरना वहीं पड़ा रहे, जबकि रनमस खान को उसके हिस्से के लश्कर के साथ मेरी तरफ भेज दे। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान रुका, फिर वो दोबारा कह रहा था, एतकाद खान मेरे भाई, ये भी तो हो सकता है कि मुझे रनमस खान को भी बीजापुर के महाज से वापस बुलाने की जरूरत ना पड़े। इन सारे हालात की खबर अगर मीरे मोहतरम को हो चुकी है तो हो सकता है वो रद्द अमल का इजहार करें, किसी और सालार को कुमक के तौर पर हमारी तरफ भेज दें, और राजपूत ही नहीं बीजापुर और मरहटों के मुकाबले में भी हमारी हालत पहले की निस्बत और ज्यादा बेहतर हो जाए। दम लेने के लिए ओगर खान रुका, फिर वो दोबारा कह रहा था, एतकाद खान मेरे भाई, अब मेरे सामने सबसे बड़ा लाहे अमल राजपूतों से निमटना है। मैं चाहता हूं पहले राजपूतों की ताकत और कुव्वत की कमर तोड़ दी जाए, इसके बाद मरहटों या बीजापुर वालों से किसी एक के खिलाफ हरकत में आया जाए। बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि राजपूतों को अपना मती बनाने के बाद मरहटों के खिलाफ निकला जाए। मरहटों से निमटना इन दिनों कोई आसान काम नहीं होगा। शिवाजी के दौर में ही उसने खुद अपने लश्कर को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया था, और ये सारे हिस्से एक जरार लश्कर की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। ये सारे हिस्से मुख्तलिफ मकामात और मुख्तलिफ जगहों पर हर वक्त अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ रहते हैं। इस बिना पर इनसे किसी तरीके के साथ निपटा जाएगा, इसलिए कि अगर हमने किसी भी मौके पर मरहटों के एक गिरोह को अपना हदफ बनाने की खातिर उस पर हमलावर होने की कोशिश की, तो मरहटों का कोई दूसरा लश्कर हमारी पुश्त की तरफ से हम पर हमलावर होकर हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस बिना पर मरहटों के खिलाफ हमारे यकमुश्त कई सालार हरकत में आएंगे, तभी मरहटों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकेगा। जब तक ओगर खान बोलता रहा, एतकाद खान धीरे धीरे मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता रहा। उसके खामोश होने पर बोल उठा, ओगर खान मेरे अजीज भाई, मैं तुम्हारी सब तजवीजों से इत्तेफाक करता हूँ, और जैसा तुम चाह रहे हो खुदावंद ने चाहा तो ऐसा ही होगा। ओगर खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और एतकाद खान के शाने पर हाथ रखते हुए कहने लगा, मेरे भाई आप बैठकर आराम करें, मैं जरा अपने लश्कर की खेमागाह और पड़ाव का जायजा लेता हूँ कि उन्होंने क्या क्या इंतजाम किए हैं। उसके साथ ही ओगर खान वहां से निकल गया था। जिस वक्त एतकाद खान और ओगर खान बाहम गुफ्तगू कर रहे थे, उस वक्त राधिका और किशन सिंह दोनों बहन भाई भी अपने खेमे में बैठे हुए थे, और उनका खेमा ओगर खान के खेमे के नजदीक ही नस्ब किया गया था। अभी चूंकि खेमे नस्ब किए जा रहे थे, लिहाजा राधिका और किशन सिंह के खेमे के दोनों तरफ मुहाफिज मुकर्रर न किए गए थे। अपने भाई किशन सिंह के सामने बैठे बैठे राधिका को न जाने क्या ख्याल गुजरा, एकदम वो जस्त लगाने के अंदाज में अपनी जगह से उठी, पहले खेमे के एक दरवाजे की तरफ गई, बाहर झांका, नजदीक कोई नहीं था, फिर दूसरे दरवाजे की तरफ गई, वहां का भी जायजा लेने के बाद किशन सिंह के करीब हो बैठी। उस मौके पर किशन सिंह ने उसे मुखातिब किया, ये तुम क्या हरकतें कर रही हो? कभी खेमे के उस दरवाजे की तरफ जाती हो, कभी दूसरे दरवाजे की तरफ, इस तरह हरकतें करके तुम अपने आप को मशकूक बना दोगी। ओगर खान और उसके लश्करी कहीं ये ना ख्याल करने लग जाएं कि हम किसी खास मकसद के तहत उनकी खेमागाह में दाखिल हुए हैं। ऐसी सूरत में मेरी बहन याद रखना, ये मुसलमान हमें अपनी खेमागाह से निकाल देंगे। जिस रोज ऐसा हुआ, समझ लेना वो दिन हम दोनों बहन भाई की बदबख्ती का दिन होगा। मेरी बहन, अगर मुसलमानों ने हमें अपने पड़ाव से निकाल दिया तो फिर संत जो हमारा हशर करेगा, उसका अंदाजा अगर तुम नहीं लगा सकती हो तो मैं अभी से उसका अंदाजा लगा रहा हूँ। वो हमारा हुलिया बिगाड़ कर रख देगा। ऐसी सूरत में ना तुम्हारी जान महफूज रहेगी, ना तुम्हारी इज्जत और इस्मत महफूज रहेगी। इस बिना पर ओगर खान के लश्कर में ऐसी हरकतें ना करो जो अब तक तुमने की हैं। किशन सिंह के खामोश होने पर राधिका धीमे से लहजे में बोल उठी, भाई मैंने कोई बुरी हरकत नहीं की, मैं तो तुम्हारे साथ एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ। इस बिना पर एहतियात की खातिर मैंने खेमे के दोनों दरवाजों से बाहर झांका और ये जायजा लिया कि मेरी और तुम्हारी गुफ्तगू सुनने के लिए कोई नजदीक मौजूद तो नहीं है। राधिका के उन अल्फाज पर किशन सिंह और परेशान हो गया था। अंदेशों भरी आवाज में कहने लगा, ये तुम किस किस्म की गुफ्तगू करना चाहती हो जिसकी बिना पर तुम्हें खेमे के दोनों दरवाजों से बाहर झांकने की जरूरत पड़ गई है? राधिका फिर धीमे से लहजे में कहने लगी, भाई आप जानते हैं हमारे यहाँ मुसलमान अछूतों की हैसियत रखते हैं, लिहाजा अपने खाने पीने के लिए हमें अपने बर्तनों का एहतमाम करना पड़ेगा। उनके बर्तनों में हम नहीं खाए पिएंगे। अगर हम मरहटों के बर्तनों में खाना पीना हराम समझते हैं, इसलिए कि मरहटे भी हमारे यहाँ अछूत ख्याल किए जाते हैं, तो फिर हम मुसलमानों के बर्तनों में कैसे खाएंगे? यहाँ तक कहने के बाद राधिका जब खामोश हुई, तब किशन सिंह ने खा जाने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, तुम किस किस्म की बदबख्ती की बातें करने लग गई हो? मुसलमान अछूत नहीं है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, अगर तुम उन्हें अछूत समझती हो तो फिर सुनो, मैं उन्हें अछूत नहीं समझता। मैं ओगर खान को अपना भाई ख्याल करने लगा हूँ। उसकी मेहरबानी है कि उसने न सिर्फ हमें पनाह दी बल्कि हमारा इंतकाम लेने का भी तहिया किया है। अब तुम ऐसे लोगों को अछूत करार देकर नमक हरामी का सबूत दे रही हो।
तुम्हें अछूत उस वक्त करार देना चाहिए था जब पूना शहर के नवाह में तुमने ओगर खान के खेमे में कायम किया था। वहां तुमने न सिर्फ एक अछूत के खेमे में कायम किया बल्कि अछूतों के बर्तन में खाना भी खाया। उसके बाद अगले रोज जब हमने वहां से पड़ाव उठाया तो रास्ते में भी तुम अछूतों ही के बर्तनों में खाती पीती रही हो, और अब तुम्हें याद आ गया है कि हम मुसलमानों के बर्तनों में नहीं खाएंगे इसलिए कि अछूत हैं। राधिका, ऐसी बातें ना करो। ऐसी बातें करोगी तो अपना मुस्तकबिल तारीख कर लोगी। तुम इंतहा पसंद हिंदुओं से भी 2 गज आगे जा रही हो। क्या पूना के वाली राणा जयसिंह की बेटी शीतल हिंदू नहीं है? वो न सिर्फ ओगर खान से मोहब्बत करती है बल्कि जिस रोज हम सब ने ओगर खान के खेमे में कायम किया था, मैंने अपनी आंखों से देखा था शीतल ओगर खान के पहलू में बैठकर उसी के बर्तन में खाना खा रही थी। यानी वो और ओगर खान एक ही बर्तन इस्तेमाल कर रहे थे। राधिका, अपने ऊपर हिंदू मत का मुलम्मा इतना गहरा चढ़ाकर ना रखो कि तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़े। किशन सिंह के खामोश होने पर राधिका बोल उठी, भाई तुम इन मुसलमानों का अछूत समझो ना समझो, लेकिन मैं तो इन्हें अछूत ही समझती हूँ, लिहाजा अब अपने लिए अलहदा बर्तनों का एहतमाम करूंगी। तुम भले इनके बर्तनों में खाते रहो, मैं कोई एतराज नहीं करूंगी। इसलिए के राधिका को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि कहर भरे अंदाज, बेपनाह गुस्से और गजब में उसकी तरफ देखते हुए किशन सिंह बोल उठा था, किशन सिंह की बदबख्त बहन, जिन बातों से मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ उनसे रुक कर रहो। ठीक है, अगर तुम मुसलमानों के बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहती तो मैं तो इन्हीं के बर्तनों में खाऊंगा। मैं ओगर खान को भाई कह चुका हूँ, उसके साथ मेरा रिश्ता भाई ही का है, मैं उसके बर्तनों में खा पी सकता हूँ। तुम नहीं खाना चाहती तो मैं ओगर खान से कहकर तुम्हारे लिए अलहदा बर्तनों का एहतमाम करा देता हूँ। किशन सिंह के उन अल्फाज पर राधिका लरज कांप उठी थी। कहने लगी, ये क्या गजब डाने लगे हो? अब तुम जाकर ओगर खान से ये कहोगे कि मैं उन्हें अछूत समझती हूँ, लिहाजा उनके बर्तनों में नहीं खाना चाहती। किशन सिंह ने भी उसी के लहजे में कहना शुरू किया, सच बोलने में हिचकिचाहट और आर नहीं होनी चाहिए। अगर तुम उन्हें अछूत समझती हो तो फिर तुम्हारे लिए अलहदा बर्तनों का एहतमाम तो करना ही पड़ेगा। मैं चूंकि मुसलमानों का अछूत नहीं समझता, लिहाजा मैं उन्हीं के बर्तनों में खाऊंगा और उन्हीं के साथ उठूं बैठूंगा, उनके साथ मेल जोल भी रखूंगा। और फिर जब मैं ओगर खान को भाई कह चुका हूँ तो फिर भाई का रिश्ता तो बड़ा अजीम और पुरखलूस होता है और मैं उस रिश्ते पर पूरा उतरूंगा। राधिका, तू मेरी बहन है, इस बिना पर मैं तेरे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहा। इस मौके पर अगर कोई और लड़की कहती कि मुसलमान अछूत हैं, मैं उनके साथ खाना नहीं खाना चाहती, तो मैं उसके चेहरे पर तमाचे मारकर यहाँ से रुखसत हो चुका होता। यहाँ तक कहते कहते किशन सिंह को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि खेमे के दरवाजे पर ओगर खान नमूदार हुआ था और उन दोनों बहन भाई की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओगर खान को अपने खेमे के दरवाजे पर देखते हुए जहाँ राधिका का चेहरा पीला पड़ गया था, वहाँ किशन सिंह भी फिक्रमंदी का इजहार कर रहा था। फिर किशन सिंह ने ओगर खान को मुखातिब किया, भाई आप किस किस्म की बातें करते हैं? हमारे खेमे में आने के लिए आपको इजाजत तो तलब नहीं करनी चाहिए, आप मालिक हैं, जब चाहें खेमे में आ सकते हैं। जवाब में ओगर खान मुस्कुराते हुए खेमे में दाखिल हुआ। इतनी देर तक किशन सिंह और राधिका भी अपनी जगहों पर खड़े हो चुके थे। किशन सिंह ने ओगर खान को बैठने के लिए कहा, लेकिन ओगर खान ने उसकी पीठ थपथपाई। कहने लगा, देखो मुझे ही नहीं किसी को भी तुम्हारे खेमे में बगैर पूछे नहीं आना चाहिए, इसलिए कि तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन रहती है। इस बिना पर इजाजत लिए बगैर कोई भी खेमे में दाखिल नहीं हो सकता। हमारे यहाँ जो औरत की कदर मंजिलत और एहतराम है उससे आप खूब वाकिफ हैं। मेरे भाई, खेमागार नस्ब होने के बाद मैं जरा थोड़ी देर के लिए अपने सालार एतकाद खान के पास बैठ गया था और मुस्तकबिल से मुतालिक उसके साथ अपने लाहे अमल को आखिरी शक्ल देने लग गया था। इस बिना पर मुझे तुम्हारे पास आने में कुछ ताखिर हुई। तुम्हें यहाँ किसी किस्म की कोई जहमत तो ना उठाना पड़ी। उस मौके पर राधिका कुछ कहना चाहती थी, पर उससे पहले किशन सिंह बोल उठा, हमें यहाँ क्या तकलीफ हो सकती है? जो ही हमारा खेमा नस्ब कर दिया गया तो एक सालार ने हम दोनों बहन भाई को इस खेमे में मुंतकिल कर दिया। साथ ही वो ये भी कह गया था कि जो ही सारी खेमागार नस्ब हो जाती है वो हमारे खेमे के दोनों तरफ पहरा भी लगा देगा। उस मौके पर लम्हा भर के लिए अजीब से अंदाज में ओगर खान ने राधिका की तरफ देखा था। उसके इस तरह देखने के अंदाज को किशन सिंह ने महसूस किया था। राधिका की गर्दन झुक गई थी, तहम एकदम ओगर खान ने फिर किशन सिंह की पीठ थपथपाई और कहने लगा, आप दोनों बहन भाई बैठे, मेरी आमद से पहले जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे उसी पर गुफ्तगू करते रहे, मुझे कोई एतराज नहीं है। उसके साथ ही ओगर खान खेमे से निकल गया था। उसके जाने के थोड़ी देर बाद तक खेमे में काट खाने वाली खामोशी रही। फिर किशन सिंह ने राधिका की तरफ देखा और फट पड़ा। ओगर खान ने खेमे से निकलते वक्त जो अल्फाज कहे हैं तुमने जरूर सुने होंगे। उसके अल्फाज में तंज था, तेज काट खाने वाले नश्तर थे, लेकिन उसने उसका खुलकर इजहार नहीं किया। मेरा मन कहता है खेमे के अंदर जो गुफ्तगू मैं और तुम कर रहे थे उसने सुन ली है। इसी बिना पर वो जाते जाते कह गया है कि जिस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे थे उसी पर करते रहे, मुझे कोई एतराज नहीं होगा।
लगता है तू अपने साथ मेरी बदबख्ती के तूफानों को भी दावत देगी। क्या इससे पहले हमारी ये कमबख्ती हो गई थी कि तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप मारे गए? अब क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी ही वजह से हम मुसलमानों के लश्कर से भी निकलने पर मजबूर हो, जगह जगह धक्के खाते फिरे, जिसके नतीजे में संत हम पर गिरफ्त करके हम दोनों का खात्मा कर दे? मेरा दिल कहता है तुम यही चाहती हो, लेकिन अब मैं तुम्हारा कहा नहीं मानूंगा। उसके साथ ही किशन सिंह को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि खेमों के दोनों दरवाजों के सामने पहरेदार आकर खड़े हो गए थे। उनकी वजह से राधिका भी किशन सिंह के उन अल्फाज का कोई जवाब ना दे सकी। दोनों बहन भाई चुपचाप खेमे में बैठे रहे। कोई ज्यादा देर ना गुजरी थी कि खेमे के दरवाजे पर दो नौजवान नमूदार हुए। वो खाने के बर्तन उठाए हुए थे। इजाजत लेकर वो खेमे में दाखिल हुए। बर्तन उन्होंने उस जगह रख दिए जहां किशन सिंह और राधिका बैठे हुए थे। फिर उन दोनों में से एक किशन सिंह को मुखातिब करके कहने लगा, खाना भिजवाते वक्त अमीर ओगर खान ने आपके नाम एक पैगाम भी भेजा है। वो ये कि जिन बर्तनों में आपके लिए खाना लाया गया है ये बिल्कुल कोरे और नए हैं। आज तक ना इन्हें किसी ने छुआ है और इस्तेमाल किया है। आप देखते हैं हमने भी इन्हें हाथ नहीं लगाया। हम अपने हाथों में कपड़े रखकर इन्हें थाम कर लाए हैं। अमीर का कहना था कि ये बर्तन अब आप दोनों बहन भाई के इस्तेमाल में रहा करेंगे। जब आपका खाना यहाँ लाना होगा तो बर्तन हमारा कोई ना कोई आदमी यहाँ से ले जाया करेगा और इन्हीं बर्तनों में आपको खाना देकर जाया करेगा। इसके बाद उस नौजवान ने अपने कंधे पर लटकता हुआ छोटा सा एक मशकीजा उतारकर किशन सिंह के सामने रख दिया और कहने लगा, आप इस मशकीजा को देखें, ये भी नया है, ये भी पहले इस्तेमाल नहीं हुआ। इसमें आप पीने के लिए पानी भर सकते हैं। आपके खेमे से बाहर पानी की भरी हुई एक नांद और एक खासी बड़ी पखाल लकड़ी के चौकट्टे पर रख दी गई है। पखाल से आप दोनों बहन भाई पानी पी सकते हैं। नहाने धोने मुंह हाथ धोने के लिए काफी बड़ी नांद है और ये दोनों चीजें सिर्फ आप दोनों बहन भाई के इस्तेमाल के लिए हैं और ना कोई उनसे पानी इस्तेमाल करेगा और ना उन्हें हाथ लगाएगा। यहाँ तक कहने के बाद जब वो लश्करी मुड़ने लगा तो उसे कुछ याद आया। पलटा दोबारा किशन सिंह को कहने लगा, मैं आपसे कहना भूल गया, बाहर जो लकड़ी के चौकट्टे पर पानी से भरी पखाल रख दी गई है उसके पास आपके पानी पीने के लिए कुछ कोरे प्याले भी रख दिए गए हैं। आप दोनों बहन भाई उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही वो दोनों लश्करी बाहर निकल गए थे। जब तक वो लश्करी बोलता रहा किशन सिंह की गर्दन झुकी रही, जबकि राधिका अपनी जगह पर फिक्रमंदी के आलम में बैठी रही। उन दोनों लश्करियों के जाने के बाद तंजिया से अंदाज में राधिका को मुखातिब करके किशन सिंह कहने लगा, चलो तुम्हारे मन की आशा पूरी हुई। तुम मुसलमानों का अछूत ख्याल करती हो, उन्हें तुम्हारे अजाइम से आगाही हो गई है। अब ये बर्तन तुम्हारे इस्तेमाल में रहेंगे, अछूत इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। किशन सिंह के खामोश होने पर बड़ी फिक्रमंदी का इजहार करते हुए राधिका कहने लगी, इसका मतलब है ओगर खान ने हम दोनों बहन भाई की गुफ्तगू सुन ली है और ये बहुत बुरा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब वो हम दोनों से मुतालिक क्या ख्याल कर रहा होगा कि यहाँ तक कहते कहते राधिका को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि किशन सिंह बोल उठा, यकीनन वो अपने मन अपने दिल में यही सोच रहा होगा कि हम दोनों बहन भाई दुनिया के जलील तरीन घटिया और इंतहाई कम ज़र्फ किस्म के लोग हैं, जिन्होंने एक तरह से अपने ही मोहसिन को अपने से कमतर और घटिया ख्याल करने की कोशिश की। किशन सिंह रुका, फिर दोबारा राधिका को मुखातिब करते हुए कह रहा था, अब खाना खाओ, रुक क्यों गई हो? जो होना था वो तो हो चुका। अब ये बर्तन तुम्हारे लिए हैं। मैं चूंकि मुसलमानों का छूत ख्याल नहीं करता, मैं तो बाहर जाकर उन्हीं के बर्तनों में खाया पिया करूंगा। राधिका ने बड़े प्यार से किशन सिंह का बाजू पकड़ लिया, फिर कहने लगी, भाई बहन से इस अंदाज में तो नाराज ना हो। चलो मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ। अब जबकि मुसलमानों को एहसास हो ही गया है कि हम उन्हें अछूत ख्याल करते हैं और उन्होंने हमारे लिए अलहदा बर्तनों का एहतमाम कर दिया, तो इसमें हर्ज तो कोई नहीं। अब ये बर्तन हमारे इस्तेमाल में रहेंगे। खाना खाने के बाद इन्हें मैं धोकर साफ करके रख दूंगी, इन्हीं में हमारा खाना आता रहेगा। ऐसा होने में कोई हर्ज नहीं है, तुम ये बात अपने दिल पर ना बिठाओ। उसके बाद दोनों बहन भाई चुपचाप खाना खाने लगे थे। अगले रोज मगरिब की नमाज के बाद किशन सिंह और राधिका दोनों बहन भाई खाना खाकर फारिग हो चुके थे। खेमे के अंदर छोटी सी एक मशल जल रही थी, जिसकी वजह से खेमे के अंदर हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। ऐसे में खेमे के दरवाजे पर ओगर खान नमूदार हुआ और पहले की तरह किशन सिंह को मुखातिब करके कहने लगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? खेमे के दरवाजे पर ओगर खान को देखते ही किशन सिंह और राधिका दोनों बहन भाई फौरन उठ खड़े हुए थे। किशन सिंह ने फिर एहतजाज भरे अंदाज में ओगर खान को मुखातिब किया, साथ ही वो आगे बढ़ा, भाई आप किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं? मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि आप इस तरह अजनबियों की तरह खेमे के दरवाजे पर खड़े होकर अंदर आने की इजाजत न लिया करें। फिर आगे बढ़कर उसने ओगर खान का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे तकरीबन खींचते हुए खेमे के अंदर लाया। तीनों नशिस्तों पर बैठ गए। कुछ देर खामोशी रही। उस मौके पर राधिका ने ओगर खान की तरफ देखा, अमीर लगता है आप किसी इंतहाई अहम मौजू पर हमसे गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। इस सिलसिले में हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो हम पहले ही माजरत ख्वाह हैं।
राधिका के उन अल्फाज पर ओगर खान चौंका था। मुस्कुराते हुए बारी बारी दोनों बहन भाई की तरफ देखा, फिर किशन सिंह को मुखातिब करके कहने लगा, किशन सिंह मेरे अजीज भाई, मैं वाकई तुम लोगों से एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ। बात यह है कि आज रात के पिछले पहर मैं अपने लश्कर के साथ यहाँ से कूच कर जाऊंगा। मेरा रुख मेवाड़ की तरफ होगा। वहाँ चूंकि राजपूत पूरी तरह मुतहद होकर हमारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, लिहाजा मुझे मजबूरन उन इलाकों का रुख करना पड़ रहा है। अगर ऐसे हालात नमूदार ना होते तो मैं यकीनन तुम्हारी खातिर संत के खिलाफ कार्रवाई की इब्तिदा करता। अब जो बात मैं तुम दोनों से कहने आया हूँ वो ये कि मैं नहीं जानता कि राजपूतों के साथ उलझने में मुझे कितने दिन लग जाएंगे। मैं चाहता हूं तुम मेरे लश्कर में जगह जगह धक्के खाने और अजियतें और कठिनाइयां बर्दाश्त करने की बजाय यही मेरे साथी सालार एतकाद खान के लश्कर ही में कायम रखो। जिस तरह मैंने तुम दोनों बहन भाई की हिफाजत और देखभाल का एहतमाम किया है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि एतकाद खान मेरी निस्बत तुम दोनों का ज्यादा ख्याल रखेगा। राजपूतों की मुहिम से फारिग होकर मैं इन्हीं इलाकों में आऊंगा और फिर तुम दोनों बहन भाई को अपने लश्कर में शामिल कर लूंगा। अब तुम बोलो, इस सिलसिले में क्या कहते हो? ओगर खान के खामोश होने पर चंद लम्हों के लिए किशन सिंह ने बड़े गौर से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, जिन कठिनाइयों और मुसीबतों से आप हमें बचाना चाहते हैं, क्या उन कठिनाइयों से आप और आपके लश्करी नहीं गुजरेंगे? मेरे भाई, अगर ऐसा है तो फिर आप हमें इन मुसीबतों से क्यों बचाना चाहते हैं? हम तो इससे पहले इससे बड़ी मुसीबतें देख चुके हैं। मुझे आपके एक रवैये की समझ नहीं आ रही। आप भाई भी कहते हैं और भाई को अपने से अलहदा भी रखना चाहते हैं। किशन सिंह के खामोश होने पर ओगर खान झट से बोल उठा, मैं तुम दोनों बहन भाई को अलहदा नहीं कर रहा। ऐसा मैं तुम दोनों के आराम और आसाइश के लिए कर रहा हूँ। मेरे साथी सालार एतकाद खान ने अपने लश्कर के साथ यहीं पड़ाव रखना है, लिहाजा पड़ाव में रहते हुए तुम पुरसकून जिंदगी गुजार सकते हो। मुझे अपने लश्कर के साथ एक जगह से दूसरी जगह, एक घात से दूसरी घात, एक कमीनगाह से दूसरी कमीनगाह की तरफ भागना दौड़ना होगा। मुझे तो ये सारी कठिनाइयां, मुसीबतें एक मकसद, एक आदर्श के तहत बर्दाश्त करनी होगी। आपको इसकी क्या जरूरत है? ओगर खान के खामोश होने पर किशन सिंह बोल उठा, भाई, आपके लश्कर में शामिल होने और आपके साथ रहते हुए मुसीबतें बर्दाश्त करने के लिए हमारे सामने भी एक मकसद और आदर्श है जिसे हम फरामोश नहीं कर सकते। मैं इस मौजू को तूल नहीं दूंगा। ओगर खान मेरे भाई, अगर आप हम दोनों बहन भाई को जबरदस्ती अपने से जुदा और अलहदा करना चाहते हैं तो हम एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। अगर आप हम दोनों की खुशनुदी और रजामंदी चाहते हैं तो फिर हम दोनों आपके लश्कर में शामिल रहेंगे। किशन सिंह के अल्फाज अदा करते ही ओगर खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, फिर खेमे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, अब तुम दोनों बहन भाई आराम करो। तुम वाकई मेरे लश्कर में रहना चाहते हो तो फिर आज रात के पिछले पहर कूच करने के लिए तैयार रहना। उसके साथ ही ओगर खान उनके खेमों से निकल गया था। उसी रात पिछले पहर ओगर खान अपने लश्कर के साथ एतकाद खान के पास से मेवाड़ की तरफ कूच कर गया था। ओगर खान एक रोज अपने लश्कर के साथ औरंगजेब आलमगीर के बेटे आजम के पड़ाव में दाखिल हो रहा था। आजम ने शानदार अंदाज में अपने पड़ाव में उसका इस्तकबाल किया था। ओगर खान जब अपने घोड़े से उतरकर आजम से मिला तब उससे अलहदा होने के बाद आजम ओगर खान के लश्करियों की तरफ देखते हुए किसी कदर परेशानी और फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहने लगा, मेरे भाई, मैं देखता हूँ तुम्हारे लश्करी और सारे सालार अपने घोड़ों से नीचे नहीं उतरे। लश्कर के पीछे जो बार बर्दारी और दूसरा सामान लदे जानवर खड़े हैं वो भी वैसे के वैसे हैं। उनसे सामान उतार कर तुम्हारा कोई भी लश्करी खेमागाह खड़ी करने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। क्या कोई खास मामला है? आजम खान यहाँ तक कहने के बाद जब खामोश हुआ तब ओगर खान उसका हाथ पकड़कर अपने घोड़े के करीब ले गया। फिर अपने घोड़े की गर्दन थपथपाते हुए ओगर खान बड़ी राजदारी और धीमे लहजे में कहने लगा, आजम खान मेरे भाई, मैं जिस मौजू पर तुमसे गुफ्तगू करने लगा हूँ वो बड़ा अहम है। मैंने इन राजपूतों को अपने सामने जेर करने और इन्हें अपना मती और फरमा बरदार बनाने के लिए एक लाहे अमल तैयार किया है। उसकी तफसील मैं तुमसे कहता हूँ और ये तफसील तुम अपने छोटे सालारों को किसी वक्त बताना। ये मैं गुफ्तगू के बाद तफसील के साथ तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो ये कि राजपूतों ने अपनी अस्करी कुव्वत में पहले की निस्बत कई गुना ज्यादा इजाफा कर लिया है। पहले मेरा और तुम्हारा सामना सिर्फ मेवाड़ की अस्करी कुव्वत से था। अब मारवाड़ का दुर्गा दास भी एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर मेवाड़ के राजा जयसिंह की मदद के लिए पहुंच चुका है। इसके अलावा हिंदुस्तान के दूसरे मुख्तलिफ इलाकों से भी गिरोह दर गिरोह राजपूत उनके पास जमा हो रहे हैं और दिन ब दिन उनके लश्कर में इजाफा होता जा रहा है। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान जब रुका तब आजम शाह बोल उठा, भाई, इसी सूरत हाल को देखते हुए तो मैं अपने लश्कर को लेकर पीछे हट गया था। अब मेरी पुश्त की जानिब देखो, कोहिस्तानी सिलसिला है जिसकी वजह से मेरी पुश्त एक तरह से महफूज है। सामने की तरफ से मैंने अपना खूब दिफा कर रखा है। अपने लश्कर के अगले हिस्से में खंदकें और मोर्चे खोद दिए हैं और उनके अंदर मैं हर वक्त अपने आजमूदा कार तीरंदाज बिठाए रखता हूँ।
ताकि सामने की तरफ से जब भी कोई दुश्मन हमलावर हो तो उसे तीरों से छलनी करके रख दिया जाए। आजम शाह के खामोश होने पर ओगर खान फिर बोल उठा, मेरे भाई, ये राजपूतों के सामने हमारी दिफाई हिकमत अमली है। जब तक हम उनके सामने दिफाई हिकमत अमली इख्तियार किए रखेंगे वो हम पर धमकी धौंस जमाते रहेंगे, साथ ही साथ ताकत और कुव्वत को भी मजबूत और मुस्तहकम करते रहेंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहता। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो एक रोज वो अपने कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर ऐसी कुव्वत पकड़ेंगे जिसे जेर करना हमारे लिए नामुमकिन नहीं तो इंतहा दर्जे का दुश्वार जरूर हो जाएगा। मेरे भाई, मैं अपने लश्करियों को खेमे नस्ब करने का हुक्म इसलिए नहीं दे रहा कि मैं यहाँ से थोड़ी देर बाद कूच कर जाऊंगा। आजम शाह, मैंने रास्ते में एक बहुत अच्छी घात और कमीनगाह देखी है। मैं वहाँ अपने कुछ मुखबिर और लश्करी भी मुकर्रर करके आया हूँ जो उस इलाके पर कड़ी निगाह रखेंगे, और आसपास अगर किसी राजपूत या उनके मुखबिरों ने भटकने की कोशिश की तो उसका काम तमाम करके रख देंगे। मैं जो गुफ्तगू तुम्हारे साथ करने आया हूँ उस गुफ्तगू की तकमील के बाद यहाँ से वापस उसी कमीनगाह की तरफ चला जाऊंगा। मेरे जाने के बाद तुम भी अपने लश्कर के साथ यहाँ से कूच करना, और जहाँ इससे पहले हम महाराणा राज सिंह का मुकाबला करते हुए पड़ाव किए हुए थे वहीं जाकर अपने हिस्से के लश्कर के साथ पड़ाव कर लेना, और लश्कर के सामने दाएं बाएं खाइयां और मोर्चे बना लेना, उनके अंदर तीरंदाज बिठा लेना ताकि राजपूत एकदम तुम पर हमलावर होकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। मैं अपनी कमीनगाहों में जाने के बाद इन इलाकों में अपने अनगिनत तिलायागर और मुखबिर फैला दूंगा जो मुझे राजपूतों के लम्हा लम्हा की नकलो हरकत से आगाह करते रहेंगे। आजम शाह मेरे भाई, जब तुम अपने हिस्से के लश्कर को लेकर आगे बढ़ोगे और जहां तुम्हारा पड़ाव पहला था वहीं जाकर खेमा जन होगे तो राजपूत तुम्हारी तरफ मतवज्जे होंगे। वो तुम्हारे खिलाफ तैयारी करके कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर से निकलेंगे और ये कोशिश करेंगे कि तुम पर हमलावर होकर तुम्हारा खात्मा कर दिया जाए। इस तरह वो हमारे खिलाफ फवायद हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं उन्हें ऐसा करने की मोहलत नहीं दूंगा। वहां पड़ाव करने के बाद तुम आधे लश्कर को हर वक्त मुस्तैद रखना, आधे को आराम करने का मौका फराहम करना। मैं इन इलाकों में जो अपने मुखबिर फैलाऊंगा वो मुझे बराबर हर लम्हे की नकलो हरकत से मुतला करते रहेंगे, और जब मुझे ये इतला देंगे कि फलां वक्त या फलां दिन राजपूतों का लश्कर कोहिस्तानी सिलसिले से निकलकर आजम शाह पर हमलावर होगा तो इससे पहले ही मैं अपनी घात से निकल खड़ा हूंगा। अगर वो रात के वक्त तुम्हारे लश्कर पर शब खून मारने की कोशिश करेंगे तो शब खून मारने से कुछ देर पहले मैं तुम्हारे लश्कर के दाएं जानिब करीब आकर घात पकड़ लूंगा, और जो ही राजपूत शब खून मारने की कोशिश करेंगे मैं उनकी पुष्ट की तरफ से हमलावर होकर उन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाऊंगा। अगर राजपूत कोहिस्तानी सिलसिले से निकलकर दिन के वक्त खम ठोंक कर तुम्हारे सामने आते हैं और तुम्हारा मुकाबला करना चाहते हैं तब भी तुम बिल्कुल बेफिक्र रहना। तुम अपने लश्कर को तैयार और उस्तवार रखना, लेकिन सफ़ें दुरुस्त करके उनके मुकाबले पर ना जाना। जो लश्करी तुमने आगे खाई और मोर्चों में घात में बिठा रखे होंगे उनमें किसी कदर इजाफा कर देना, बाकी लश्कर को पड़ाव के सामने रखना। सबसे पहले मोर्चों और खाइयों में जो लश्करी बैठे होंगे उन्हें कहना कि दुश्मन पर ऐसी तेज और मूसलाधार किस्म की तीरंदाजी करें कि उन्हें खुलकर तुम्हारे लश्कर पर हमलावर होने का मौका ना मिले। इतनी देर तक मैं भी अपनी कार्रवाई करने के काबिल हो जाऊंगा। जिस वक्त तुम्हारे लश्करी तेज तीरंदाजी करते हुए राजपूतों के लश्कर को रोकेंगे तो राजपूतों के लश्कर के एक तरफ से या उनकी पुष्ट की तरफ से हमलावर होकर मेरे भाई तुम देखना मैं उनकी कितनी सफ़ें बर्बाद करता हूँ और उनके कितने लश्करियों को जहन्नम वासिल करता हूँ। जब तक ओगर खान बोलता रहा आजम शाह उसकी तरफ देखता रहा, मुस्कुराता रहा, सुनता रहा, मुझ से कुछ ना बोला। ओगर खान जब खामोश हुआ तब वो कुछ कहना ही चाहता था कि ओगर खान ने फिर उसे मुखातिब किया, मेरे भाई, फिल वक्त दुश्मन से निपटने के लिए मेरे पास यही तरीकाकार और लाहे अमल है। आजम शाह, अगर तुम मेरी इस तजवीज से इत्तेफाक नहीं करते, कोई और तरीकाकार इस्तेमाल करना चाहते हो तो कहो ताकि उस पर अमल किया जाए। जवाब में आजम शाह मुस्कुराया और कहने लगा, ओगर खान, बेगानगी और अजनबियत की बातें ना किया करो। तुम जानते हो तुम्हारे लाहे अमल को मैंने हमेशा आखिरी जाना है और तुम्हारा ये लाहे अमल भी मेरे लिए आखिरी है। अगर तुम यहाँ अपने लश्कर के साथ पड़ाव नहीं करना चाहते तो तुम्हारी यहाँ से रवानगी के बाद मैं भी अपने लश्कर के साथ कूच करूंगा और उस जगह जाकर पड़ाव करूंगा जहाँ मेरा पहले पड़ाव था। उसके बाद मेरे भाई जो हिकमत अमली तुमने वज़ा की है उस पर सख्ती से अमल किया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा करके हम न सिर्फ राजपूतों को बदतरीन शिकस्त दे सकते हैं बल्कि उन्हें इस कदर नुकसान पहुंचा सकते हैं कि आइंदा के लिए वो हम पर हमलावर हों तो सोच समझ कर कोहिस्तानी सिलसिले से बाहर निकलें। आजम शाह रुका, फिर ओगर खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे भाई, मैं तुम्हें 3 किस्म की मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। पहली ये कि तुम दक्कन के इलाकों से कूच करके बर वक्त अमीर मोहतरम के पास पहुंचे, दुर्गादास और उसके राजपूत साथियों के सामने अपने लश्कर का दिफा किया। अब हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि हमारे ही भाई अकबर ने हमारे बाप के खिलाफ अलमे बगावत खड़ा कर दिया है और इस वक्त वो पाली के मकाम पर कयाम किए हुए जनूबी हिंदुस्तान के शहंशाह की हैसियत से अहकामात जारी कर रहा है और उसके अहकामात पर राजपूत, मरहट्टे और बीजापुर वाले अमल कर रहे हैं।
मैं तुम्हें दूसरी मुबारकबाद रनमस्त खान के सिलसिले में देना चाहता हूँ कि रनमस्त खान शिवाजी की मौत का बायस बना, लिहाजा सूरत के अंग्रेज ऑक्सनीडन की बेटी जरनिगार से उसकी मंगनी तय कर दी है। यह खबर मुझे चंद दिन पहले ही मिली है। तीसरी मुबारकबाद मैं तुम्हें यह देना चाहता हूँ कि सूरत के वाली जय सिंह की बेटी शीतल तुम्हें दीवानगी की हद तक चाहती है। इस मामले का तुमने इससे पहले मुझसे कभी इजहार नहीं किया और न ही अपनी मोहब्बत का जिक्र किया। मैं इस सिलसिले में तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। जवाब में ओगर खान थोड़ी देर तक मुस्कुराता रहा, फिर आजम शाह को मुखातिब करके कहने लगा, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। ये हमारी बदकिस्मती है कि अकबर ने राजपूतों का साथ देते हुए अपनी सल्तनत के खिलाफ अलमे बगावत खड़ा कर दिया है। बहरहाल हो सकता है कोई ऐसा वक्त आए राजपूतों और मरहटों की वजह से उसे तकलीफों और दुश्वारियों का सामना करना पड़े और वो वापस अपनी सल्तनत का एक मजबूत रुकन की हैसियत से लौट आए। बहरहाल आजम शाह, इन दिनों हालात हमारे लिए बड़े कड़े और नाकाबिले बर्दाश्त हैं, इसलिए कि हमें 3 कुव्वतों से निपटना पड़ रहा है। मरहटे जगह जगह तूफान बदतमीजी खड़ा किए हुए हैं। अब एतकाद खान और जय सिंह के पास इतनी बड़ी कुव्वत नहीं कि वो उनके खिलाफ उठ खड़े हों। जय सिंह के पास तो एक छोटा सा लश्कर है जिसके जरिए वो सिर्फ पूना शहर का दिफा कर सकता है। एतकाद खान के पास लश्कर है, लेकिन मरहटों के मुकाबले में उस लश्कर की कोई हैसियत नहीं। मरहटों ने अपने लश्कर के कई हिस्से करके मुख्तलिफ सालारों में बांटा हुआ है और एतकाद खान के पास जो इस वक्त लश्कर है वो मरहटों के एक सालार के हिस्से के लश्कर से भी काफी कम है। इसी बिना पर इन इलाकों में एतकाद खान सिर्फ निगहदारी और देखभाल का काम कर रहा है। अब मैं राजपूतों से निपटने में ताखिर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि राजपूतों पर ऐसी जरब लगाई जाए कि या तो वो मुकम्मल तौर पर हमारे मती और फरमा बरदार बना दिए जाएं, और अगर ऐसा ना हो सके तो उन पर ऐसी कड़ी जरब लगाई जाए कि कुछ अरसे के लिए वो उठने के काबिल ना रहें और इस दौरान हम मरहटों और बीजापुर वालों से निमट सकें। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान रुका। उसके बाद दोबारा आजम शाह की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे भाई, मेरे लश्कर के पीछे जो तुम अनगिनत बार बर्दारी के जानवर देखते हो, इनमें से बड़े हिस्से को मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। इन सारे जानवरों का बोझ अपने नए पड़ाव पर उतारकर पुश्त में महफूज कर देना। मैं चूंकि घात में जाने लगा हूँ, इसलिए इन बार बर्दारी के जानवरों को मैं अपने साथ नहीं रखूंगा। बस मुख्तसर सा खाने पीने का सामान मेरे साथ होगा और ये कोशिश करूंगा कि खाने पीने का ये सारा सामान लश्करी अपने पास रखें, इसलिए कि मुझे किसी भी वक्त अपनी घात से निकलकर राजपूतों को अपना हदफ बनाना होगा। ऐसी सूरत में बार बर्दारी के जानवर और फालतू सामान मेरे लिए दुश्वारी का बायस बन सकता है। आजम शाह ने उससे इत्तेफाक किया था। फिर ओगर खान आजम शाह को लेकर अपने लश्कर के पीछे गया। दूर तक अनगिनत बार बर्दारी के जो जानवर खड़े थे और जिन पर सामान लदा हुआ था, वो सारे जानवर ओगर खान के कहने पर हरकत में लाए गए और उन्हें आजम शाह के पड़ाव में पहुंचा दिया गया। उस मौके पर फिर ओगर खान ने आजम शाह को मुखातिब किया, आजम मेरे भाई, जो लाहे अमल मैंने तुम्हारे साथ तय किया है उसकी तफसील मैं वापिस अपनी घात में जाकर अपने छोटे सालारों से कहूंगा, ताकि उन्हें पता होना चाहिए कि हमने इन वैरानों के अंदर क्यों घात लगाई है, घात लगाने का हमारा क्या मकसद और मुद्दा है, और घात से निकलने के बाद हमने किसको और कैसे हदफ बनाना है। मेरे भाई, ऐसे ही तुम भी यहाँ से कूच करने के बाद उस जगह जाकर पड़ाव करोगे जहाँ इससे पहले तुम्हारा पड़ाव था। जो लाहे अमल मैंने और तुमने तय किया है उसकी पूरी तफसील अपने छोटे सालारों से कह देना, ताकि वो भी राजपूतों के खिलाफ इसी लाहे अमल के तहत हरकत में आने के लिए तैयार और मुस्तैद रहें। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान रुका। फिर उसी मौजू पर मजीद रोशनी डालते हुए वो आजम शाह को मुखातिब करते हुए कह रहा था, मेरे भाई, अपने जो मुखबिरो तिलाया घर मैं राजपूतों की नकलो हरकत से मुतालिक मुकर्रर करूंगा, वो मेरे अलावा तुमसे भी राब्ता कायम रखेंगे। जो ही राजपूत तुम्हारे खिलाफ हरकत में आने का इरादा करेंगे वो मुझे और तुम दोनों को उसकी इतला कर देंगे और उसकी रोशनी में तुम तैयार और मुस्तैद हो जाना। यहाँ से रवाना होने के बाद मैं चारों तरफ अपने इन्हीं तिलाया घरों और मुखबिरों के जरिए ये खबर भी फैला दूंगा कि ओगर खान जो दक्कन से अमीर मोहतरम की मदद के लिए अजमेर चला गया था, वो वहां से सूरत और उसके बाद पूना गया। पूना से एतकाद खान के पास आया और फिर आजम खान के साथ मामला तय करने के बाद वापिस एतकाद खान की तरफ चला गया है। जब ये खबरें राजपूतों के पास पहुंचेगी और उन्हें खबर होगी कि ओगर खान तो एतकाद खान के पास चला गया है और आजम शाह ने अपने लश्कर के साथ फिर उस जगह पड़ाव कर लिया है जहां इससे पहले उसका पड़ाव था और वहां से उठकर वो पीछे हट गया था, तब वो हालात को अपने हक में ख्याल करते हुए ये फैसला करेंगे कि अचानक कोहिस्तानी सिलसिले से निकलकर आजम शाह पर हमलावर हो जाना चाहिए। जब वो ऐसी हमाकत करेंगे तो मेरे भाई, हम दोनों मिलकर उन्हें उनकी इस हमाकत की खूब सजा देंगे। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान रुका। फिर कहने लगा, आजम शाह, इस मौजू पर मैंने जो कुछ कहना था वो कह चुका। अब तुमने कुछ कहना है तो कहो, इसलिए कि मुझे अपने लश्कर में अभी एक और काम भी निपटाना है। आजम शाह ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर पूछ लिया, वो कौन सा काम मेरे भाई? वो ये कि मेरे लश्कर में कुछ औरतें भी हैं।
जिस तरह मैंने सामान से लदे हुए बार बर्दारी के सारे जानवर तुम्हारे पड़ाव में मुंतकिल कर दिए हैं, इस तरह मैं ये भी चाहूंगा कि मेरे लश्कर में जो औरतें हैं वो तुम्हारे पड़ाव में आ जाएं, इसलिए कि मुझे तो बड़ी बर्क रफ्तारी और तेजी के साथ हरकत में आते हुए राजपूतों पर हमलावर होना होगा, और ऐसी सूरत में मैं औरतों की देखभाल के लिए अपने लश्कर का कोई हिस्सा अलहदा ना कर सकूंगा। ओगर खान थोड़ी देर के लिए रुका, फिर दोबारा बोला, आजम शाह मेरे भाई, तुम यहीं रहो, मैं जरा अपने लश्कर की तरफ जाता हूँ और औरतों को तुम्हारे पड़ाव में मुंतकिल करने का एहतमाम करता हूँ। उसके बाद ओगर खान अपने लश्कर में गया। छोटे सालारों को सबसे पहले उसने हुक्म दिया कि लश्कर में जिस कदर औरतें हैं वो आजम खान के पड़ाव में मुंतकिल कर दी जाएं। उसके जवाब में उसके लश्करी फौरन हरकत में आए और औरतों को आजम शाह के पड़ाव में मुंतकिल करना शुरू कर दिया था। उसके बाद ओगर खान अपने घोड़े को भगाता हुआ उस जगह आया जहां किशन सिंह और राधिका अपने घोड़ों पर सवार दूसरे लश्करियों की तरह चुपचाप और खामोश खड़े थे। उनके करीब आकर अपने घोड़े की बागें खींचते हुए ओगर खान रुका, फिर किशन सिंह को मुखातिब करके कहने लगा, किशन सिंह मेरे भाई, मुझे एक शब खून के सिलसिले में फिलफौर यहाँ से दूसरे मकाम की तरफ मुंतकिल होना है। लश्कर में जिस कदर औरतें हैं उन्हें मैंने औरंगजेब आलमगीर के बेटे आजम शाह के पड़ाव में मुंतकिल कर दिया है, लिहाजा तुम दोनों बहन भाई भी उसी पड़ाव में कयाम करोगे, इसलिए कि जिस शब खून की मैंने तकमील करनी है उसमें मुझे काफी फासला समेटते हुए बड़ी बर्क रफ्तारी से हरकत में आना होगा। ऐसी सूरत में मैं लश्कर की औरतों को अपने साथ नहीं रख सकता, ना ही उनकी हिफाजत के लिए अपने लश्कर का कोई हिस्सा मुख्तस कर सकता हूँ। मेरे भाई, मेरे इस फैसले के सामने अब कोई तोजीह पेश ना करना। जवाब में किशन सिंह मुस्कुराया और कहने लगा, ओगर खान मेरे भाई, आप हमारे मोहसिन, हमारे मुरब्बी हैं, मैं आपके लिए किसी भी मौके पर तकलीफ और अजियत का बायस नहीं बनूंगा, आप जैसा चाह रहे हैं ऐसा ही होगा। किशन सिंह के उन अल्फाज पर ओगर खान खुश हो गया था, लिहाजा फिर अपने घोड़े को वो जरा पीछे हटाकर ले गया, साथ ही हाथ के इशारे से किशन सिंह को अपने करीब बुला लिया। उसके ऐसा करने पर जहां किशन सिंह परेशान हो गया था वहां राधिका भी फिक्रमंद दिखाई देने लगी थी। किशन सिंह जब ओगर खान के करीब हुआ तब ओगर खान अपने घोड़े को बिल्कुल उसके घोड़े के करीब ले आया, अपना हाथ उसके शाने पर रखते हुए उसे अपने करीब किया, फिर किशन सिंह के कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, किशन, तेरी हैसियत मेरी निगाहों में भाई किसी है, मेरे मुतालिक तेरे क्या जज्बात हैं मैं उनसे भी खूब वाकिफ हूँ, मैं तेरे मिजाज, तेरी तबीयत से भी बेहद खुश हूँ, पर देख तुम दोनों बहन भाई इस वक्त परदेश में हो, दोनों आपस में इत्तेफाक और यकजहती कायम रखना। अगर तुम्हारी बहन किसी मामले में तुमसे इख्तलाफ करे तो उससे नाराज ना होना, उसे डांटना मत। किशन, अगर राधिका अपने इस्तेमाल के लिए अलहदा बर्तन रखना चाहती है तो इस सिलसिले में तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ इस सिलसिले में तुम उससे नाराज भी हुए थे और निहायत बरहमी का इजहार भी किया था, उस वक्त मैंने अपने जज्बात का इजहार नहीं किया था, लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस तरह वो चाहती है उसे करने दो। अगर उसकी खुशी इसी में है तो तुम उसकी खुशी को नाराजगी और बेइत्तेफाकी में क्यों तब्दील करते हो। राजपूतों के खिलाफ इस दौरान चूंकि मैं आजम खान के पड़ाव में मौजूद ना होऊंगा, लिहाजा मेरी गैर मौजूदगी में तुम जिस मौजू पर बहन भाई आपस में इख्तलाफ रखते हो उस पर ना उससे बहस करना, ना इख्तलाफ राय रखना। ओगर खान मजीद कुछ कहना चाहता था कि बड़ी अकीदत से ओगर खान की तरफ देखते हुए किशन सिंह बोल उठा था, ओगर खान मेरे भाई, तुम एक अजीम और इंतहा दर्जे के फराख दिल इंसान हो। जवाब में ओगर खान ने उसकी पीठ थपथपाई और कहने लगा, अब तुम जाओ, दूसरे लोगों के साथ राधिका को लेकर पड़ाव की तरफ चले जाओ, अब मैं अपने लश्कर के साथ कूच करने लगा हूँ। उसके साथ ही ओगर खान वहां से हट गया था और वो अपने लश्कर को लेकर अपनी कमीनगाह की तरफ चला गया था। ओगर खान के जाने के बाद किशन सिंह जब दोबारा राधिका की तरफ आया तो राधिका ने देखा वो उदास और परेशान था, गर्दन उसकी झुकी हुई थी। उसकी हालत देखते हुए राधिका भी कुछ ज्यादा फिक्रमंद हो गई थी। जब किशन सिंह उसके करीब आया तब बड़ी हमदर्दी और प्यार में उसे मुखातिब करके राधिका ने पूछ लिया, किशन मेरे भाई, क्या बात है? अलहदा ले जाकर ओगर खान ने तुमसे क्या कहा? क्या उसने कोई ऐसी बात कही है जो तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है? मैं देखती हूँ उससे गुफ्तगू करने के बाद तुम उदास और अफसुर्दा हो गए हो, तुम्हारी गर्दन भी झुकी हुई है, कहो क्या बात है? जवाब में किशन सिंह ने ओगर खान के साथ होने वाली गुफ्तगू की तफसील राधिका से कह दी थी। ये तफसील जानकर राधिका बेपनाह खुशी का इजहार कर रही थी। कहने लगी, मैं तो समझी थी कि ओगर खान शायद। राधिका अपनी बात मुकम्मल न कर सकी, इसलिए कि उसकी तरफ देखते हुए खफगी के अंदाज में किशन सिंह बोल उठा था, वो तुम्हारी तरह तंग दिल, मुतासिब, इंतहा पसंद और कम ज़र्फ नहीं है। ये सारी खसूसियात सिर्फ तुम ही में पाई जाती है। क्या ये उसकी मेहरबानी, उसकी रहम दिली नहीं है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी वो हमारे साथ ऐसा उम्दा सलूक रवा रखे हुए है? किशन सिंह की उस गुफ्तगू के जवाब में राधिका ने कुछ ना कहा। फिर वो लश्कर में शामिल दूसरी औरतों के साथ आजम खान के पड़ाव की तरफ जा रहे थे।